गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलो जी, क्लास फ्रेंड्स लास्ट आपने अपनी कंप्लीट की थी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सैलरी। राइट, सैलरी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग जुगराज, गुड मॉर्निंग। राइट, तो सैलरी का चैप्टर फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है अपना आज से। स्क्रीन आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है जी, चलो श्री गणेश करते हैं। सैलरी का अपना लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। पांच क्लासेस मेरे हिसाब से इसके ऊपर टोटल लगने वाली हैं। चलो जी, तो सैलरी क्या है फ्रेंड्स? एम्प्लॉयर, मैं कहीं पर जॉब करता हूं, वहां से मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, मैं जॉब करता हूं, मैं किसी पर्सन के लिए काम करता हूं और वो मुझे उस काम के बदले में कुछ अमाउंट पे करता है। मैं काम करता हूं उसके डायरेक्शंस के हिसाब से, वो जैसा बोलता है वैसा काम करता हूं, उसके टाइमिंग के हिसाब से काम करता हूं, उसके ऑफिस में जाके काम करता हूं। आजकल तो वैसे वर्क फ्रॉम होम भी होता है। राइट, तो मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लूंगा मैं, सपोज बीइंग ए सीए, मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूं, मैं रोज उनके जो टाइमिंग है, सपोज 9 to 5, मैं उस 9 to 5 में उनके ऑफिस जाऊंगा। राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा? राइट, उनके टाइम के हिसाब से काम करूंगा, वो जो बोलेंगे उनके हिसाब से काम करूंगा। मेरा जो वहां मैनेजर होगा वो मेरे को काम दिया करेगा, वो मैं काम निपटाऊंगा, जो डेडलाइंस होंगी वो मुझे मीट करनी है। राइट, तो मेरा उनके डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है, हर मंथ मेरे पास सैलरी आएगी। राइट, दूसरा ऑप्शन, बीइंग ए सीए, मैंने बोला जी आप मेरे को बताओ क्या काम करवाना है, उन्होंने बोला ये काम करवाना है, मैंने कहा ठीक है आप काम दे दो, मैं अपने हिसाब से करूंगा और मैं इसका इतना चार्ज करूंगा आपसे। देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है? प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। यहां मैं उनसे एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करूंगा कुछ काम को करने की। राइट, तो जो पहला वाला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो मेरा सैलरी हेड में जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, जहां पर मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा मेरे बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, तो ये मुझे याद रखना है कि सैलरी किस में जाएगी, सैलरी किसको बोलते हैं, मतलब हर काम करने के लिए जो पेमेंट मिलती है वो सैलरी नहीं होगी। वहां में देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, चलो जी, अब अपनी नोट्स पे आ जाते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी। फ्रेंड्स, जब भी मुझे सैलरी रिसीव होती है मेरे अकाउंट में, मान लो हर महीने 1 लाख रुपए आते हैं, 1 लाख रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में आते हैं, तो क्या वो 1 लाख रुपया, उस 1 लाख को हम तो सैलरी बोलते हैं, लेकिन क्या 1 लाख पूरा का पूरा एक सिंगल अमाउंट है या उसके मल्टीपल कंपोनेंट है? वो एक सिंगल कंपोनेंट सैलरी है या उसके मल्टीपल कंपोनेंट है? एक सैलरी के फ्रेंड्स मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। राइट, जैसे यहां पर फ्रेंड्स बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, सैलरी अलग अलग शक्ल में मिल सकती है, अलग अलग तरह से आपको मिल सकती है। सैलरी अलग अलग तरह से आपको मिल सकती है। बेसिक पे मतलब बेसिक पे कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, डीए, डीए क्या हुआ? महंगाई भत्ता। आपने गवर्नमेंट जॉब में सुना होगा कि इतना डीए मिलता है, उतना डीए। प्राइवेट में उतना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में हर एम्प्लॉय को मिलता है डीए ज्यादातर। राइट, और डीए क्या है? महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, ये डीए का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। पीरियोडिकली इस डीए का अमाउंट को रिव्यू करती है गवर्नमेंट या जो आपका एम्प्लॉयर है, और वो देखते हैं कि जी महंगाई अगर और बढ़ गई है तो इस और बढ़ा दो। बोनस, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको बोनस मिल गया। आपने ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आपको बोनस मिल गया, बोनस हो गया। कमीशन, फीस
एम्प्लॉयर ने बोला जी इतने की सेल करवाओगे तो इतना का कमीशन भी देंगे, आप एम्प्लॉय हो, सेल्स में हो, एम्प्लॉयर ने बोला आप कंपनी का सेल करवाओ, इतनी की सेल पे हम आपको इतना कमीशन दे देंगे, राइट। सेल्स कमीशन एम्प्लॉइज को मिलते हैं तो इट इज कमीशन। कह रहा है ये जी सैलरी के ये सारे कंपोनेंट होंगे। उसके अलावा अलाउंसेस मिल सकते हैं आपको। अलाउंसेस क्या मिल सकते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आपने एचआरए बहुत सुना होगा वर्ड। हाउस रेंट अलाउंस क्या है कि एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तुझे रहने के लिए घर भी चाहिए, घर तो मैं नहीं दे सकता लेकिन मैं तेरे को क्या करता हूं, मैं घर की जगह पर मैं तेरे को कुछ पैसे दे देता हूं, इससे तू अपना घर अरेंज कर लियो, किराए पर घर ले ले। हाउस रेंट अलाउंस, राइट। तो किराए पर रहने के लिए मुझे एम्प्लॉयर ने कुछ पेमेंट किया एचआरए का। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मतलब कुछ अलग तरह के अलाउंसेस डिफरेंट डिफरेंट नाम से मिल सकते हैं फ्रेंड्स। यहां जो लिस्ट दी है वो केवल एक सजेस्टिव लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिस्ट अभी पढ़ने वाला हूं केवल यही अलाउंसेस होंगे। अलाउंस को जो मर्जी नाम दे दो आप, राइट। अलाउंसेस पर्सनल हो सकते हैं या अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी हो सकते हैं। पर्सनल अलाउंस मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेरे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उसके लिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे पेमेंट कर देता है कि लो जी ये भी ले लो, राइट। आप अपने बच्चों को पढ़ा लो इस पैसों से, तो ये कौन सा हो गया? चिल्ड्रन एजुकेशन। हॉस्टल अलाउंस, बच्चों को हॉस्टल में रुकाना है उसके लिए एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मुझे इधर से उधर जाना होता है अनऑफिशियल ड्यूटी के लिए, उसके लिए भी एम्प्लॉयर पे कर देता है। बड़ा अच्छा एम्प्लॉयर है मेरा। मैं बाहर घूमने जाता हूं उसकी भी पेमेंट करता है, या ऑफिस के काम से जाता हूं उसकी भी पेमेंट करता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया समझते हो ना फ्रेंड्स? ट्राइबल एरिया कौन से होते हैं? ट्राइबल एरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, जितने हमारे ट्राइबल एरिया रिमोट एरिया है सारे, जहां पर राइट आज भी आदिवासी वगैरह रहते हैं, वहां बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, किसी वजह से आपको वहां पर पोस्टिंग मिल गई। पहली चीज तो आप जाना पसंद नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां पे पोस्टिंग मिल गई तो आपको एक एडिशनल अमाउंट दे दिया कि आप आपको ऐसी जगह भेज रहे हैं, उसके नाम का हम आपको कुछ एडिशनल पे करेंगे। ट्राइबल एरिया अनाउंस। अंडरग्राउंड अनाउंस, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे। मेरी ऐसा बिजनेस, मेरा ऐसा काम है, मेरी ऐसी जॉब है जहां पर मेरे को जमीन के नीचे काम करना पड़ता है, मेरी लाइफ को रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे को उसके नाम पे एक अंडरग्राउंड अनाउंस दे दिया। जैसे कोयले की कोल माइंस होती हैं, कोल माइंस में जो मजदूर काम करते हैं वो ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहते हैं, राइट। उनकी लाइफ को एक बहुत रिस्क रहता है, तो अगर उनको इस तरह का कुछ अलाउंस मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड अलाउंस। अभी इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो बात करेंगे, राइट। देन बॉर्डर एरिया अनाउंस। कई बार मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो जाती है फ्रेंड्स जो बॉर्डर है, और बॉर्डर पे आपको पता है कब मिसाइल आके गिरेगी और कब मेरे फ्लैट पे गिरेगी मुझे भी नहीं पता, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है जी आपकी लाइफ को रिस्क है, आप ऐसे रिस्की एरिया में रह रहे हो, हम आपके उसके नाम का कुछ फाइनेंशियली आपको अलाउंस देंगे, जिसको बोल दिया जी बॉर्डर एरिया अलाउंस, या रिमोट एरिया अलाउंस, या डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, कुछ भी बोल सकते हैं, या डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। मतलब नाम जो मर्जी हो, देखो नाम जो मर्जी हो, एक्ट के अंदर आप आगे जाके जाओगे कुछ अलाउंसेस के बारे में स्पेशली बताया गया है कि ये वाले अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हैं, पूरे हैं या कितने हैं वो बताए हैं आगे। उसके अलावा जो मर्जी नाम से अलाउंस आ जाए सारे टैक्सेबल, ठीक है, सारे टैक्सेबल। बट बस लॉ ने क्या किया, एग्जेम्प्ट कौन कौन से होंगे वो बता दिए, तो हमें वो ध्यान रखना है कि एग्जेम्प्ट कौन कौन से, राइट। अदर अलाउंस, कोई और भी अगर अलाउंस है वो भी, और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कुछ अलाउंस, जैसे ट्रेवल, ऑफिशियल टूर के लिए डेली अलाउंस दे दिया, राइट। कुछ कन्वेंस अलाउंस दे दिया इधर उधर जाने के लिए, हेल्पर अलाउंस दे दिया, मुझे ऑफिस में हेल्प चाहिए होती है उसके लिए मैं कोई बंदे को रखना चाहता हूं, उन्होंने कहा बंदा नहीं मिलेगा, पैसे दे देते हैं, बंदा अपने आप अरेंज कर लो, हेल्पर अलाउंस दे दिया। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, मेरा काम ऐसा है कि उसमें नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है, तो एम्प्लॉयर ने बोला जी कुछ पैसे लो, अलाउंस ले लो, इससे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, कुछ ट्रेनिंग लो, कुछ पढ़ाई करो इससे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को पता है वो मेरे ही काम आएगी, राइट। यूनिफॉर्म अलाउंस, ऑफिस में आना है यूनिफॉर्म में, जैसे फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर उनकी यूनिफॉर्म होती है सेट, कि आप किस यूनिफॉर्म में फैक्ट्री में जाओगे, उसी यूनिफॉर्म में सब काम करेंगे, राइट। तो यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया, वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हो गए, राइट। देन फॉरेन अलाउंस, मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई इंडिया के, तो कुछ फॉरेन अलाउंस दे दिया, फॉरेन में जाके खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे अगर इंडिया में मेरी सैलरी 10 लाख रुपए साल की है, तो मेरे को अगर यूएसए में मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए कि कंपनी कह रही है 2 साल के लिए यूएसए चले जाओ, तो 10 लाख में बात ही नहीं बनेगी, 10 लाख में तो वहां खर्चे भी पूरे नहीं होंगे फ्रेंड्स,
बचाना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके नाम का मुझे एडिशनल कुछ पे होगा, राइट। फॉरेन अलाउंस, अदर अलाउंसेस हो सकते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या है, ऐसी सिटी में भेज दिया जहां के खर्चे बहुत ज्यादा है। मैं पहले काम करता था जयपुर में, वहां खर्चे कम होते थे, अब मुझे उठा के भेज दिया मुंबई में। जयपुर में बहुत बड़ा फ्लैट भी 30,000 में मिल जाता है, मुंबई में छोटा सा फ्लैट भी 1 लाख रुपए में नहीं मिल रहा, राइट। तो एम्प्लॉयर कहता है मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कैश अलाउंस दे दिया, कैश में कुछ, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, मतलब मोटा मोटा देखो इनको पढ़ लो, जिस मर्जी नाम से दें, नीचे कुछ 5-7 अलाउंसेस की लिस्ट आएगी, बस छोटी सी एक लिस्ट आएगी। उनको याद रखना कि ये अलाउंस एग्जेम्प्ट है और हैं तो कितने हैं। उसके अलावा इस लिस्ट को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उसके अलावा जो मर्जी अलाउंस आ जाए फुल्ली टैक्सेबल, देखना ही नहीं, समझना ही नहीं, सुनना ही नहीं, चाहे ऑफिशियल है चाहे अनऑफिशियल है, अगर वो मेरी उस लिस्ट में कवर नहीं हुए तो मैं फुल्ली टैक्सेबल करा दूंगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ परक्यूजिट्स होती है। परक्यूजिट्स क्या होती है, फैसिलिटीज। एम्प्लॉयर कई बार क्या कहता है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, अलाउंस नहीं दूंगा, मैं आपको फैसिलिटी दे दूंगा, मैं आपको एचआरए नहीं दे रहा। एचआरए क्या है, अलाउंस, सैलरी में आ जाएगा, पैसा ऐड कर दिया, घर अरेंज कर लो। एम्प्लॉयर ने कहा मैं एचआरए नहीं दूंगा, मैं आपको घर दूंगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन कि भाई आप घर लो, मेरी तरफ से लो, आप आराम से रहो, इसके अंदर कोई एचआरए नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इनकम टैक्स का लॉ क्या बोलता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं देता तो वो आप खुद अरेंज करते, आपका खर्चा होता, आपका खर्चा बच गया, आपका खर्चा बच गया, एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे एडिशनल पे किया, राइट। तो ये आपकी इनकम है। और दूसरे तरीके से अगर समझो, कोई भी एम्प्लॉयर आपको कुछ एडिशनल नहीं देगा, कोई भी एम्प्लॉयर आपको कुछ एडिशनल नहीं देगा। उसको आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देनी थी, उसने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 80,000 रुपए सैलरी ले लो और 20,000 रुपए का रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। 20,000 का मैं आपको घर दे देता हूं, तुम्हारी सैलरी तो 1 ही लाख थी, एक्चुअली उसने 80,000 दे दिए, 20,000 का जो घर तुम्हें दिया है, अगर वो तुम्हें घर नहीं देता तो ये तुम्हें सैलरी देता। तो ये 20,000 इसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालो और अपनी सैलरी में ऐड कर दो, टैक्सेबल सैलरी कितनी बनेगी, 1 लाख पूरी की पूरी। अभी आएगी इसकी कैलकुलेशन, एक एक करके आराम आराम से करेंगे, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, राइट। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। कंसेशनल रेंट मतलब उसने मेरे को 20,000 का घर दिया, लेकिन उसने बोला 5,000 रुपए हर महीने रिकवर करूंगा, तो उसने कहा ठीक है, कंसेशनल रेंट पर मुझे मिल गया कि वैसे महंगा मिलता लेकिन मेरे से 5,000 की रिकवरी हो रही है, बाकी मुझे घर दे दिया उसने, राइट। मोटर कार फैसिलिटी दे दी, गार्डनर की फैसिलिटी दे दी, गैस इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग फैसिलिटीज है फ्रेंड्स। इस लिस्ट को पढ़ लेना अपने, ये सब अभी आगे आने वाले हैं, राइट। तो ये सारी एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटी दे सकता है। इसके अलावा क्या दे सकता है एम्प्लॉयर आपको, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। सुपर एनुएशन बेनिफिट क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, उस टाइम पर मुझे जो बेनिफिट मिलेंगे वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे कि ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कब मिलती है, जब मैं जॉब छोड़ के जाता हूँ। पेंशन कब मिलती है, जब मैं रिटायर हो जाता हूँ। फिर जब मैं रिटायर हो जाता हूँ, हर महीने मेरे अकाउंट में एक अमाउंट आता है, पेंशन, राइट। लीव सैलरी, लीव सैलरी क्या है, लीव सैलरी है, मोटा मोटा अभी समझना, अब अभी आएगा आज ये। लीव सैलरी है फ्रेंड्स कि मेरा एम्प्लॉयर मुझसे कहता है हर साल तेरे को 1.5 महीने की छुट्टी, 45 डेज की लीव अलाउड है। आप अलग अलग काम, कभी बीमार हो जाओगे, कभी घर में शादी होगी, कभी तुम्हें कहीं जाना होगा, कभी बच्चे का स्कूल, कभी ये कभी वो, राइट। तुम्हारे बहुत काम होंगे, तो 45 डेज की मैं तुम्हें एडिशनल छुट्टियां देता हूं। सैटरडे संडे या कई जगह संडे तो मिलते ही हैं, लेकिन स्कूल बच्चों का थोड़ा संडे को खुलेगा। अब बच्चे का स्कूल जाना है मेरे को मंडे को, तो मंडे को छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इन सब कामों के लिए 45 डेज की एडिशनल छुट्टी। मैं बहुत मेहनती कर्मचारी, मैंने छुट्टियां ही नहीं ली, मैंने कहा सर मैं तो आप ही के काम करूंगा। अब उसका बेनिफिट किसे मिला, मैं 45 दिन की छुट्टी ना लेके 45 दिन एक्स्ट्रा काम करूं, एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिला। एम्प्लॉयर कह रहा देख भाई तूने छुट्टी नहीं ली, तू पैसे ले ले, उसके नाम के पैसे ले ले। दिस इज कॉल्ड लीव सैलरी। लीव सैलरी, लीव के बदले में सैलरी ले ली, राइट। देन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। पीएफ फंड, रिटायरमेंट फंड, जिसमें 12% दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी आएगा ये भी आज ही। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है अब जाओ, बदले में मुझे कुछ अमाउंट दे दिया कि भाई अभी अचानक तेरे को थोड़ी ना मैं आज निकाल रहा हूं तो नौकरी मिल जाएगी, भाई तू नौकरी ढूंढेगा, टाइम लगेगा, कुछ अमाउंट रख ले जो तेरा घर चलाने के काम आएंगे।
वो अमाउंट जो आएगा वो क्या होगा, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। निकाल दिया और मुझे कुछ कंपेंसेशन दे दिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉयर ने नहीं निकाला, एम्प्लॉयर ने बोला कि जो जाना चाहता है जाओ, जो जाएगा उसको मैं इतना अमाउंट दे दूंगा, जिसको कंपनी छोड़ के जाना है जाओ। तो कई बार एम्प्लॉयर क्या करता है, दो ऑप्शन होते हैं, एक निकाल दो, दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। आपने निकाल दिया, बल्क में एम्प्लॉय निकाल दिए, 200, 500, 1000। अभी आपने रिसेंटली सुने होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के केस आए, राइट। तो एम्प्लॉइज को भर भर के निकाल दिया, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। एक होता है वॉलंटरी, एम्प्लॉयर के दिल में थोड़ी दया है, एम्प्लॉयर निकालना नहीं चाहता, तो एम्प्लॉयर ने एक स्कीम निकाल दी कि ठीक है, जो जो जाना चाहता है जाओ, जिसको ऑप्ट करनी कर लो अपनी मर्जी से, मैं नहीं निकालूंगा किसी को, लेकिन जो जाएगा मैं उसको इतना अमाउंट दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। मैंने अर्ली वॉलंटरी खुद ही रिटायरमेंट ले लिया, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं, छोड़ो मुझे इतना अमाउंट दे दो, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट आएंगे, राइट। देन कुछ अदर पेमेंट भी हो सकती है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कुछ और पेमेंट कर दिया, आगे आएगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी तरह के अमाउंट एक एम्प्लॉय रिसीव कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से, और सबके डिफरेंट ट्रीटमेंट है, सबके डिफरेंट टैक्स ट्रीट, यही सारा कुछ हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। और सिलेबस इस चैप्टर के अंदर काफी है, लेकिन आसान है, बड़े मजे से समझ में आएगा और आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में इसको, राइट। चलो जी, सबसे पहला काम फ्रेंड्स, बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, सारा का सारा फुल्ली टैक्सेबल। मुझे बेसिक पे जितना मर्जी मिले, मुझे डीआरएस अनाउंस महंगाई भत्ता जितना मर्जी मिले, मुझे बोनस जितना मर्जी मिले, कमीशन फीस जिस मर्जी नाम से मिले, फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेप्शन। सैलरी में ऐड कर दो जितना मिल रहा है। अब बेसिक पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिक पे मिलता है स्केल के हिसाब से। आपने सुना होगा तेरा पे स्केल क्या है, राइट, स्केल के हिसाब से। फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट होते हैं, जैसे बेसिक पे इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर इन रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। इट टिपिकली एडहेयर्स टू ए स्ट्रक्चर पे स्केल। फॉर एग्जाम्पल, भाई 2000 रुपए से स्टार्ट किया आपने, मान लो आपने जब स्टार्ट किया तो 2000 रुपए पर मंथ सैलरी है। फिर उसके बाद 100 रुपए बढ़ेंगे हर साल, 100 रुपए हर साल बढ़ेंगे जब तक 2500 नहीं हो जाते, यानी 5 साल में 2500 हो जाएंगे। 100 हर साल बढ़ेंगे तो 2000 से 500 रुपए 5 साल में बढ़ जाएंगे, 2500। फिर उसके बाद जब 2500 सैलरी हो जाएगी तो अगले साल से जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 200 रुपए का। 200 200 कब तक, जब तक 3500 नहीं हो जाते। तो 2500 से 3500, 1000 रुपया बढ़ेगा, और हर महीने 200 200 बढ़ेगा, तो 5 साल में 3500 पहुंच जाएंगे, राइट। उसके बाद अगले फिर 5 साल तक 300 300 बढ़ेगा जब तक 5000 नहीं हो जाता, और 5000 के बाद अगले हर साल 400 400 बढ़ेगा जब तक 7000 नहीं हो जाता, राइट। वेयर इंक्रीमेंट आर प्रोवाइडेड आर रेगुलर इंटरवल्स, जनरली ए पे स्केल इंक्लूड अबाउट 20 इंक्रीमेंट्स। जनरली इसमें 20 इंक्रीमेंट्स होते हैं जनरली। जैसे इस एग्जांपल में भी आप देखोगे, पहले 5-5 साल तक 100 रुपए बढ़ रहे हैं, फिर 5-5 साल तक 200 बढ़ रहे हैं, फिर 5-5 साल तक 300 बढ़ रहे हैं, और फिर 5-5 साल तक 400 बढ़, राइट। हर साल 100, हर साल 200, हर साल 300। ये नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि इस तरह से पे स्केल चलता है, उनका डिसाइडेड होता है। और अगर आपको कुछ प्रमोशन मिला है तो प्रमोशन के हिसाब से ये स्केल जो है आपका चेंज हो जाएगा, या आपका और हायर वाला आ जाएगा, राइट। वो गवर्नमेंट की जॉब में होते हैं, बट हमें अपना टैक्स ट्रीटमेंट समझना है, किसको कैसे मिल रहा है हमारा कंसर्न नहीं है, राइट। चलो जी, डीए, डीए क्या है, डीआरएस अनाउंसेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय टू कंपेंसेट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक एंड लिंक टू कस्टमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कस्टमर प्राइस इंडेक्स एक तरह समझ लो इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि भाई महंगाई कितने से बढ़ रही है, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही इस डीए को वो बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये महंगाई को पूरा करने के लिए है, राइट। मैंने एम्प्लॉय को बोला जी तुम्हें सैलरी मिलेगी 100 रुपए की, 100 रुपए तो कम हो गए, बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एम्प्लॉय को बोला जी सैलरी तुम्हें मिलेगी 50,000 रुपए की। आज मुझे 50,000 की सैलरी मिल रही है, एक साल बाद महंगाई हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गई 10%, यानी पहले जो खर्चे मेरे 50,000 में पूरे हो जाते थे, अब मेरे को उसके लिए 55,000 चाहिए, राइट। 55,000 चाहिए। एम्प्लॉयर सैलरी बढ़ा रहा है पे स्केल के हिसाब से, वो पे स्केल तो उससे चल नहीं रहा, पे स्केल से जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज, जैसे जैसे आप जॉब में आगे बढ़ोगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी,
आप अच्छे काम करोगे तो आपका पे स्केल भी इंक्रीज होगा, पे स्केल भी इंक्रीज होगा। तो ये तो मेरी नॉलेज के लिए है। लेकिन जो महंगाई बढ़ गई, जो चीज पहले 50,000 की आती थी अब 55 की हो गई, उसके नाम का क्या? राइट, मैं तो परेशान हो गया कि आपने महंगाई के नाम का तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो वो मेरे को क्या दिया? डीए, कि डीए महंगाई के नाम का है आपका। राइट, इस डीए को, महंगाई को कंपेंसेट कर रहे हैं अब हम। राइट, तो ये आपको किसका मिलेगा? सैलरी का परसेंटेज, बेसिक का परसेंटेज। डीए इज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, ऑफन ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पर इसको रिव्यू किया जाता है, और अगर कुछ चेंज मिलता है तो इसको बढ़ा दिया जाता है। राइट, सिमिलर टू बेसिक पे, डीए इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल एंड इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय इनकम। तो बेसिक पे हो, डीए हो, फुल्ली टैक्स। बोनस, बोनस है, अच्छा काम किया, ज्यादा काम किया, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मुझे बोनस दे दिया। इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्प्लॉयर विच इज गिवन टू एम्प्लॉय एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल। कुछ प्रॉफिट एम्प्लॉय को दे दिया एज ए बोनस, फुल्ली टैक्सेबल। या फी या कमीशन, एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड कमीशन और फीस एंड इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप सैलरी निकाल लोगे, जो भी बेसिक है, जो भी डीए है, जो भी उसके अंदर आपकी बोनस है, कमीशन है, या जो भी आगे चीजें आएंगी, ऐड कर लो। ऐड कर लिया टैक्सेबल पोर्शन, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। किस चीज की? भाई जिस मर्जी की आप समझ लो उसको। आपको ऑफिस जाना पड़ता है, आप आने जाने के खर्चे करते हो। राइट, आप एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, वो ठीक है सब चीजें, लेकिन फिर भी आपके कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे होते होंगे जो एम्प्लॉयर कंपेंसेट नहीं करता, ऑफिस के नाम के हो जाते हैं। जो मर्जी समझ लो, वो कह रहे जी स्टैंडर्ड डिडक्शन हम आपको दे देंगे 75,000 रुपए की, 75,000 की। आपने कहा जी मेरा बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन सब मिला के 10 लाख रुपए आता है साल का। गवर्नमेंट कहती है 10 लाख पे टैक्स नहीं चाहिए, इसमें से 75,000 आप रिड्यूस कर लो, आपका जो टैक्स लगेगा वो 9.25 लैक्स पे लगे। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सेक्शन 16IA, जो हमें डिडक्शन देता है 75,000 रुपए की। यहां पर एक चीज हाईलाइट कर देता हूं, वैसे आएगी आगे जाके, कि ये 75,000 की जो डिडक्शन है ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है। ऑप्शनल के केस में अगर क्वेश्चन आ जाए ऑप्शनल टैक्स रिजीम, कि एम्प्लॉय ने ऑप्शनल टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, तो ये 75 की जगह 50,000 रह जाएगी। यही बता रहा हूं क्योंकि इससे कनेक्टेड है। राइट, तो अगर ऑप्शनल का आ जाए तो 50,000, अगर डिफॉल्ट का आ जाए तो 75। पहले ये डिफॉल्ट में भी 75 थी, डिफॉल्ट में इसको बढ़ा दिया गया, ऑप्शनल को कुछ नहीं किया गया, ऑप्शनल को एज इट इज रखा गया। ठीक है, चलो जी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन अल्फा लिमिटेड। मिस्टर रोहन अल्फा लिमिटेड में एम्प्लॉयड है सिंस 1/7/2013 में एम्प्लॉयड हुए थे। उस टाइम उनका पे स्केल था भाई देखो 12,000, हर साल 500 बढ़ेंगे जब तक 15,500 नहीं हो जाती, और जब सैलरी 15,500 पहुंच जाएगी तो फिर हर साल 1,200 बढ़ेंगे जब तक 21,500 नहीं हो जाती, और 21,500 जब सैलरी हो जाएगी तो हर साल 1,500 जब तक 29,000 नहीं हो जाती। ये पे स्केल दिया हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयर हैज पेड डीए 20% ऑफ बेसिक पे 1/4/2025 से 30/9/25। 1 अप्रैल 25 से 30 सितंबर 25 तक मेरे को डीए कितना मिल रहा है, मतलब रोहन को डीए कितना मिल रहा है? 20%। और उसके बाद उस डीए को बढ़ा के 25% कर दिया गया। यानी पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने 20% बेसिक का, और उसके बाद के 6 महीने 25% बेसिक का उसे डीए मिल रहा है। वो कह रहा है जी कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी, निकाल लो जी। देखो अब आप उसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को उसकी बेसिक पे क्वेश्चन में दी नहीं है, मुझे उसका स्केल दे दिया कि कैसे कैसे सैलरी बढ़ रही है। अब वो मुझे पहले कैलकुलेशन करनी है जी उसकी बेसिक कितनी है। मुझे स्केल से मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 25-26, मुझे तो 25-26 की सैलरी कैलकुलेट करनी है, बस 25-26 में कितना रहा होगा। बट क्योंकि दिया नहीं है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसकी कैलकुलेशन ये नीचे दी हुई है। राइट, बेसिक पे कब से शुरू हुई? 1/7/23 से। पहले साल 12,000, फिर 500 बढ़ा होगा, 500 बढ़ा, 500 बढ़ा, 500 बढ़ा, फिर 500 बढ़ा, 500 बढ़ा। राइट, और उसके बाद ये 500 बढ़ा कब तक? जब तक 15,000 नहीं जाती। देखो जब तक 12,000 से 500, जब तक 15,500 नहीं हो जाती 500 बढ़ेंगे, तो 15,500 तक पहुंचो पहले। हर साल 15,500, ये 15,500 हो गई कब? 1/7/20 में 15,500 हो गई। उसके बाद हर साल 1200 बढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है देखो। उसके बाद हर साल बढ़ेंगे 1200, 15,500 के बाद 1200 बढ़ेंगे 21,500 तक। तो अब हर साल 1200 का इंक्रीमेंट हुआ होगा। फिर 1/7/21 में 16,700 1200 रुपए सैलरी बढ़ी, फिर 1200 बढ़ी,
फिर 1200 बढ़ी, फिर 7-24 में 1200 बढ़ी, और उसके बाद फिर कितनी बढ़ी, फिर 1200 रुपए बढ़ी। राइट, कब तक बढ़नी थी 1200? 24, 21,500 तक। 21,500 ये सैलरी हो गई 1/7/25 से 30/6/26 तक 21,500। मेरा पीरियड कौन सा है? मेरा पीरियड है देखो जी 2025-2026, यानी 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 26 को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 26 को खत्म हो जाएगा, यानी इसके आगे की कैलकुलेशन की मुझे जरूरत नहीं है, यहीं पर रोक दो। अब मेरा पीरियड कब शुरू हो रहा है? 25-26, राइट, जिसके अंदर 1/7/25 से 30/6/26, 1/7/25 से 30/6/26, और मेरा पीरियड है 1/4/25 से 31/3/26। तो 1/4/25 से 30/6/25 यहां पर आएगा इस पीरियड में। 3 महीने यहां की सैलरी आएगी मेरे पीरियड में, और 9 महीने यहां की सैलरी आएगी। तो 20,300 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो और 21,500 मल्टीप्लाइड बाई 9 करो। जो भी ये अमाउंट आएगा ये मेरा बेसिक पे है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग। राइट, तो ये फ्रेंड्स मेरे पास आ गया जी बेसिक पे 20,300 3 महीने का, 21,500 9 महीने का, 254 मेरी बेसिक पे आ गया। अब उसने क्या बोला डीए के लिए? पहले जो 6 महीने का डीए था उस पे 20%, बाद के 6 महीने के डीए पे 25%। तो पहले 6 महीने में क्या होंगे देखो बेसिक में, 3 महीने का 20,300 और फिर 3 महीने का 21,500, क्योंकि ये 9 महीने हैं, मेरे को पहले 6 महीने अलग करनी है। तो पहले 6 महीने में 3 महीने 20,300 वाले हैं और 3 महीने 21,500 वाले हैं। तो इस पे निकालो 20%। देखो नीचे कैलकुलेशन मिलेगी इसकी भी, डीए की। 20,300 का 20%, 21,500 का 20%। पहले 6 महीने 20%, उसके बाद 21,500 थी अगले 6 महीने, उस पर 25%। राइट, ये मैंने कैलकुलेशन किया डीए का। डीए मेरे को टोटल मिला 57,330। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। मैं बता रहा हूं एग्जाम में इतना टाइम खराब होता है इन कैलकुलेशंस पे जिसका जवाब नहीं, और गलतियां खूब होती हैं, इसलिए डेट्स और इनमें अच्छे से कंफर्टेबल हो जाना। राइट, चलो जी, ये फ्रेंड्स मेरा आ गया 57,330 डीए। ग्रॉस सैलरी मेरी आ गई, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का दे दो, इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गई। इस पर मेरा टैक्स लगेगा, 4 लाख तक कोई टैक्स बनता नहीं, इसलिए टैक्स निल, खत्म। राइट, चलो जी अगले पॉइंट पर। तो ये मोटा मोटा केवल एक कंसेप्ट मैंने समझाया कि कैलकुलेशन कैसे होगी अगर स्केल आ जाए। राइट, स्केल के हिसाब से अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लो, और हमें अपने साल से मतलब है, आगे पीछे क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। राइट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट आ गया फ्रेंड्स। अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तब उसे क्या मिलेगा? राइट, तब उसे क्या मिलेगा? मल्टीपल पेमेंट्स मिल सकती है, जिसमें एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो वहां से पैसा मिलता है। राइट, लेकिन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले एम्प्लॉयर क्या करेगा? 12% अपनी पॉकेट से जमा कराएगा, 12% आपकी सैलरी से काटेगा। पीएफ का ऐसा होता है, देखो मैं बता देता हूं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। पीएफ का क्या होता है, देखो पीएफ में क्या होगा, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, एम्प्लॉयर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देगा। अब इस 1 लाख रुपए की सैलरी में क्या करेगा? अभी मान लो 1 लाख की बेसिक है सारी है, अभी कोई और कंपोनेंट नहीं है इसका। एम्प्लॉयर क्या करेगा? इसका 12%, 12,000 रुपए आपके पीएफ फंड में जमा करवा देगा जो आपका है। राइट, 12,000 रुपए, फिर आपकी सैलरी से, राइट, तो 1,000 रुपए 1 लाख में से 12%, राइट, 12,000 रुपए, और आपकी सैलरी से करेगा 12% डिडक्ट, कितना? 12,000। तो ये 12% आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और ये 24,000 रुपए हर महीने आपकी पीएफ फंड में जमा होते रहेंगे। और आपके पास जो सैलरी आएगी वो 1 लाख माइनस 12,000 कितनी आएगी? 88। ये रिटायरमेंट के टाइम पे फ्रेंड्स मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। रिटायरमेंट के टाइम पे विद इंटरेस्ट ये पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी अब इसके प्रोविजंस को समझते। Exemption on employer contribution. Employer contribution to recognized provident fund is exempt from income tax up to 12% of the employee retirement benefit salary. कह रहा है 12% तक एग्जेम्प्ट कर देंगे। एम्प्लॉयर ने 15% अगर कर दिया तो, एम्प्लॉयर ने मेरे इस एग्जाम्पल में 12 की जगह एम्प्लॉयर ने बोला मैं तो 15% करूंगा, 15,000 रुपए, तो वो कह रहा है जी देखो 12,000 तक तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने किया
जो आपने एक्स्ट्रा किया कितना 3,000, कह रहा है ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 12% तक एग्जेम्प्ट, ऊपर का टैक्सेबल। लेकिन 12% किसका? सैलरी का। कौन सी सैलरी का? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अब बस ये वर्ड याद रखना, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अभी इसके ऊपर आऊंगा और ये वर्ड बहुत जगह यूज होगा फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा, तो इसके मीनिंग को समझना जरूरी है। और मजे की बात, इसका मीनिंग जितनी जगह आएंगी हर बार चेंज होता रहेगा, दिखाऊंगा अभी। एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट, कह रहा है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% पर एनम। However, if employee contribution exceeds 2.5 lakh in a financial year, the entire interest on the amount exceeding 2.5 lakh become taxable। क्या कह रहा है? देखो जी, कह रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। कितना? हर साल 24,000, हर साल 24,000। मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, 24,000 रुपए हर महीने के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूट किया? 12 महीने में करीब करीब 24,000 इंटू 12, राइट, 2,88,000, 2,88,000। इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था। ओपनिंग बैलेंस मतलब पुराना भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, राइट। ओपनिंग बैलेंस था सपोज 15 लाख रुपए पीएफ फंड में, पहले भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रखा था, पीएफ फंड में पैसा पड़ा है, ये 280 उसमें और पहुंच गया, राइट, 280 उसमें और पहुंच गया, टोटल कितना हो गया अब? 17,80,000। और इसमें जो ये 15 लाख है प्लस ये 280 है, इसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा, इसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा। अब इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला जी इंटरेस्ट का रेट अगर वो 9.5% तक है पर एनम, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9.5% पर एनम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट 9.5 की जगह इससे बढ़ गया तो जो ऊपर का अमाउंट है उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे, राइट। तो 9.5% के हिसाब से सपोज उसको इंटरेस्ट जो मिला वो मिला जी 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, सपोज 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट उसके पीएफ फंड में क्रेडिट हो गया। अब 12% एक्चुअल मिला, एक्चुअल लाइफ में आपको मैं बताता हूं 9.5 भी नहीं मिलता, 9.5 तो पहुंचता ही नहीं। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर ये 12% भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया जी 12% के हिसाब से 3 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, और कहां? पीएफ फंड में। आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, ये तो पीएफ फंड में जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है इसमें से टैक्सेबल कितना होगा? 3 लाख में से कितने रुपए, कितना अमाउंट में सैलरी में ऐड कर दूं टैक्सेबल? तो मैंने कहा जी यहां पर 3 लाख में से 9.5% है वो एग्जेम्प्ट होना है, पूरा नहीं होना। तो इसका मतलब कितना एग्जेम्प्ट नहीं होना? 12 माइनस 9.5, 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट मिला है, इस पे टैक्स लगा दो। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और टोटल कितना मिला? 12, राइट। प्रोपोर्शनेट निकाल दिया क्योंकि 3 लाख जो है वो 12% है, तो 2.5% कितना होगा? ये कैलकुलेशन तो हम सब कर सकते हैं, राइट। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 62,500, 62,500 रुपया ऐसा इंटरेस्ट है जो 9.5% से एक्स्ट्रा है, 2.5% का पोर्शन है। तो वो कह रहा है जी ये जो आपको 62,500 मिल रहा है ना, ये आपका टैक्सेबल सैलरी है, इसको आप इनकम में ऐड कर दो। बस ये कैलकुलेशन होगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, राइट, इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, और ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इतने परसेंट से हुआ है। अगर वो परसेंटेज 9.5% तक हो तो उसको एग्जेप्ट, कुछ नहीं करना, सैलरी में ऐड ही नहीं करना, इग्नोर मार देना, ठीक है। अगर वो बोले जी, अगर वो बोले क्या कि वो 9.5 नहीं 10% से हुआ है, 11 से हुआ है, तो 9.5 11 का डिफरेंस निकाल लो 1.5, राइट। तो जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस, जो भी डिफरेंशियल परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट, प्रोपोर्शनेट निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वाला है उसको सैलरी में ऐड करके दिखा देना है, और ये कैलकुलेशन अपनी वर्किंग में दिखानी है कि कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलो जी, देन डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। ऊपर बोला है जी 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, यानी सैलरी नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, रिटायरमेंट के जिस पर बेनिफिट्स अवेलेबल है, ऐसी सैलरी जिस पर रिटायरमेंट के बेनिफिट्स अवेलेबल है। यानी रिटायरमेंट पर आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी कि भाई कितना आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा,
वो कैलकुलेशन कौन सी सैलरी पे होगी? दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में उन्होंने बोला जी बेसिक पूरा पूरा ऐड कर दो। बेसिक पे तो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। डीए उन्होंने बोला जी इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड। मतलब आप जब भी फ्रेंड्स किसी के यहाँ जॉब ज्वाइन करते हो, राइट, आप जब भी किसी एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो आप एक अग्रीमेंट साइन करते हो जिसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार हम उसको प्रपोजल लेटर भी बोलते हैं, कई बार हम उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी बोलते हैं, जो मर्जी नाम से बुलाओ। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर सारी टर्म्स लिखी होती है एम्प्लॉयमेंट की। उसके अंदर अगर ये लिखा है कि आपको रिटायरमेंट डीए पर भी मिलेगा, अगर उसमें लिखा है कि आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे वो डीए पर भी, डीएनएस अनाउंस पर भी मिलेंगे, तो फिर आपको डीए को भी ऐड करना है 12% की कैलकुलेशन करते टाइम। अगर उसमें लिखा है इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट डीए पर भी देंगे, तो डीए ऐड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा कमीशन, इफ इट इज पेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज राइट एस्टेब्लिश इन जेंस्टर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। क्या है बताता हूं। देखो वो कह रहा है जी कमीशन दो तरीके से मिल सकता है। कमीशन दो तरीके से मिल सकता है। कमीशन दो तरह से मिल सकता है। कमीशन तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। पहले तरीके में कमीशन आपको बोला गया जी हम आपको कमीशन देंगे 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। दूसरा आपको बोला गया जी हम आपको कमीशन देंगे 1% ऑफ टर्नओवर। जो भी आप कंपनी के लिए सेल जनरेट करवाओगे वो हम आपको 1% दे देंगे उसका, परफॉर्मेंस बेस्ड, राइट। तो उन्होंने बोला जी ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड वाला है ना, ये पार्ट माना जाएगा, ये रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का पार्ट माना जाएगा, लेकिन जो आप ये फिक्स दे रहे हो ना, ये हम नहीं मानेंगे। फिक्स वाले को नहीं मानेंगे, जो परसेंटेज मिल रही है टर्नओवर पर वो हम मानेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कमीशन आ जाए और कमीशन में आप ये देखना कि क्या फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, या तो दो सिनेरियो बनेंगे, या तो बोलेंगे कमीशन 10,000 रुपए हर महीना है, 12,000 है, 15,000, 5,000, 2,000, जो भी है फिक्स परसेंटेज, फिक्स अमाउंट दिया होगा, या फिर टर्नओवर का परसेंटेज दिया होगा कि भाई जो भी कंपनी की टर्नओवर कंपनी बंदा जनरेट करवाएगा, जो भी सेल्स जनरेट करवाएगा उस पर 1%, 2%, 5%, 10% कमीशन आपको मिलेगा। ये दो ही मेथड होंगे। पहला मेथड आ जाए तो जब आप 12% की कैलकुलेशन करोगे तो उसके लिए मुझे सैलरी चाहिए। सैलरी कौन सी? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। तो उस सैलरी में इसको इंक्लूड मत करना, लेकिन अगर ये वाली आ जाए तो उसको ऐड कर देना। ठीक है, चलो जी दिखाता हूं, भी क्वेश्चन आएगा इसका, क्लियर हो जाएगा। राइट, देखो एग्जांपल। राइट, और फ्रेंड्स पहले क्या था, ये कमीशन अलाउड नहीं था। ये डिसीजन जो आया ना, ये डिसीजन जो आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया केस के अंदर कि ऐसे केसेस में जहां पर कि फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर अगर कमीशन मिल रहा है तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा। इसका देखो सीधा सा लॉजिक जो दिया गया, वो ये लॉजिक दिया गया कि कमीशन जो है, नॉर्मली कमीशन होता है, लेकिन कई बार एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए, एम्प्लॉयर क्या कहता है, मेरे को एम्प्लॉय को 1 लाख रुपया देना है। एम्प्लॉयर कहता है कि जी देखो मैं 80,000 रुपये सैलरी दूंगा तुम्हें, बाकी तुम्हारा जो है ना मैं 1 लाख, बाकी मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं, बाकी मैं तुम्हें दूंगा कमीशन। वो उसकी सैलरी रिड्यूस करके उसको परफॉर्मेंस बेस्ड अमाउंट बढ़ा देता है, जिससे वो अच्छी से काम करे। उसको मोटिवेटेड रखते हैं ये पैसे कि उसको बोल दिया जी तेरे को 2% ऑफ सेल मिलेगा। अब एम्प्लॉय का टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट कराना। राइट, तो ये उन्होंने बोला ये परफॉर्मेंस बेस्ड जानबूझ के किया जाता है, ये जानबूझ के किया जाता है कि सैलरी को थोड़ा सा कम कर दो और परफॉर्मेंस बेस्ड दे दो, जिससे एम्प्लॉय अच्छे से काम करे। और सेल्स के अंदर ये खासकर होता है। राइट, तो उन्होंने बोला जी कुछ नहीं है, ये सैलरी ही है, ये सैलरी ही है। एम्प्लॉयर ने केवल एम्प्लॉय को डिफरेंट तरीके से दे दी है, इसीलिए बोला जी इसको आप बेसिक पे ही समझो, बेसिक पे की तरह कंसीडर करो। राइट, अगर ये परसेंटेज है, लेकिन अगर फिक्स अमाउंट है तो फिर ये कुछ और है, ये सैलरी नहीं है, फिर ये कुछ और है। ठीक है, चलो जी अब देखो एग्जांपल एक देख लो। रोहन इज एम्प्लॉयड इन अल्फा लिमिटेड, बेसिक पे है उसका 70,000, डीए उसको मिल रहा है 12,000, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। जहां पर ये वर्ड भी लिखा हो ना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी,
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ कि ये इस बेसिक का पार्ट है, मतलब इस पर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। जहां ये अलग अलग शब्दों से आपको मिलेगा देखने को, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मर्जी लैंग्वेज लिखी हो, मोटा मोटा ये है कि इस पर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना है और ये जब कैलकुलेशन होगी तो उसमें ऐड करना है। ठीक है, एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बोला आगे। अच्छा, आगे लिखा है कमीशन वॉज अलाउड 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ऑफ 60 lakhs, तो ये बोनस दिया है 25,000, राइट, ये एडिशनल दिया है और सेल्स टर्नओवर 60 लाख रुपए का जो टर्नओवर उसने जनरेट कराई है 60 लाख की, उस पर 2% उसको कमीशन मिलना है, राइट। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 12,000 पर मंथ ईच टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 12,000 बोले हैं, 12% नहीं बोले, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि 12,000 देखते ही हम सोचते हैं अच्छा 12% हो गया, जरूरी नहीं है 12% हो, 12 से ज्यादा भी हो सकता है, कैलकुलेट करेंगे अभी इसे, राइट। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 वॉज क्रेडिटेड टू पीएफ एट द रेट ऑफ 10%। 1,20,000 का इंटरेस्ट मिला है 10% के हिसाब से, 9.5% एग्जाम्प्ट, आधा % टैक्सेबल। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन। देखो बेसिक पे कितना है 70,000, 70 इंटू 12, डीए कितना है 12,000, 12 इंटू 12, राइट, 144, और उसको बोनस मिला है 25,000, बोनस ऐड कर दो, और उसको क्या मिला है कमीशन मिला है कितना 2% ऑफ 60 लाख, तो 60 लाख का 2% निकालो 120 ऐड कर दो, अभी तो टैक्सेबल सैलरी ऐड कर रहे हैं, राइट, ऐड कर दिया जी। अब उसके बाद उसका क्या हुआ, अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालो कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया 12,000 के हिसाब से, कितना किया 12,000 इंटू 12, 1,44,000 रुपए पूरे साल में, राइट। पहले रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का 12% निकालो कि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितनी है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के लिए बेसिक ऐड करो, डीए ऐड करो और कमीशन ऐड करो, क्योंकि कमीशन परसेंटेज ऑफ बोनस है, बोनस ऐड नहीं होगा, तो 840, 144 और 120 इन तीनों को ऐड करो। देखो ये नीचे कर रखा है वर्किंग ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी 840, 144, 120, 11,04,000, इसका निकालो कितना, इस 11,04,000 का 12% निकलेगा, 11,04,000 का 12% निकाला तो 132 निकल के आया, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 12,000 पर मंथ, 144 पूरे साल में, तो 144 माइनस 132 जो डिफरेंस है कितने का 11,520, ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, देन उसके बाद फ्रेंड्स सैलरी आ जाएगी मेरी, अच्छा इंटरेस्ट भी है, 1,20,000 का इंटरेस्ट था 10% पर एनम, राइट, तो मेरे को कैसे निकालना है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 10, जो भी अमाउंट आएगा देखो जी 1,20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 10, राइट, डिवाइड बाई 10, और उसको डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, देखो जी क्योंकि ये जो 1,20 का इंटरेस्ट आया है क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, ये पूरे साल का है टोटल, और ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, जबकि लैंग्वेज क्या लिखी है एम्प्लॉय का, लैंग्वेज क्या लिखी है देखो फ्रेंड्स, इसमें जितना भी होगा वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर मिलेगा आपको, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 9.5% होगा, दोनों का टैक्सेबल। देखो ये 1,20 क्या है, इस 1,20,000 रुपए का जो कमीशन, 1,20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आया पीएफ के ऊपर, इसके दो पार्ट होंगे, 60,000 होगा एम्प्लॉयर वाले पे और 60,000 होगा एम्प्लॉय वाले पे, राइट, तो टैक्सेबल तो दोनों पे होना है, जो 0.5% दोनों का कितना बनता है 6,000 रुपए, आप निकालो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 10, टोटल आता है 6,000, तो 6,000 में 3,000 इसका हुआ, 3,000 इसका हुआ, राइट। अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है वो कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी, तो ये डिवाइडेड बाई 2 वही किया हुआ है, डिवाइडेड टू 3,000 रुपए सैलरी में, राइट, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 3,000 बचा हुआ, ये अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि ये सैलरी का नहीं है, ये एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो ये नीचे देखना, राइट, इसके अंदर मैंने सैलरी में ऐड किया होगा अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, राइट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जाएगा कितना, देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी उसने किया है कितना किया है, अच्छा ये 1,00,000 हो गया, इसको 1,20 कर लेना फ्रेंड्स, ये गड़बड़ है, एक सेकंड देना, हाँ यहां पर कैलकुलेशन ठीक कर लेना, इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेना फ्रेंड्स, यहां पर
ये 1,20 बनेगा। इस 1,00,000 को 1,20 बना लो, इस 2,500 को 3,000 कर दो यहां पर भी, और इस 2,500 को भी 3,000 कर देना। ठीक है, तो 6,000 जितना भी है टैक्सेबल पूरा का पूरा होना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों। लेकिन जो सैलरी में बात हो रही है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की हो रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो मेरी पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। जो मैं खुद कर रहा हूं, जो मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, दैट इज नॉट सैलरी। तो वो कहां चला गया? अदर सोर्सेज। वो मेरे कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है, राइट। तो वो 3,000 रुपए अदर सोर्सेज में चले जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये अमाउंट 500 रुपए से बढ़ जाएगा, 1071 520 हो जाएगा। और इसको फ्रेंड्स आगे फिर टैक्स का स्लैब लगा के कैलकुलेशन ये आपको आती है, ये आप निकाल। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पूरी इसके अंदर वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि कैसे रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी निकल रही है। अगर आपको पीएफ का अमाउंट दिया है, परसेंटेज दिया है कि भाई पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है 12%, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, 12 ही चाहिए, राइट। लेकिन अगर उसके अंदर अमाउंट दे रखा हो तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितनी बनती है और एक्चुअल कितना हुआ। अगर एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी से कम किया तो कुछ नहीं करना, पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ज्यादा कर दिया तो जो एक्सेस पार्ट है वो मेरा यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, सेम इंटरेस्ट। ठीक है, चलो जी। देन फ्रेंड्स, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 12,000 में, 12,000 मेरा एम्प्लॉयर, राइट, 12% में 12% मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीएफ में इकट्ठा हो रहा है वो। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा वो पैसा मुझे मिलेगा, वो पैसा मुझे मिलेगा। तो जब पैसा मुझे मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, या उस टाइम की बात हो रही है, वो उस टाइम की बात हो रही है। तो एग्जेम्पशन कंडीशन, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इफ एम्प्लॉय फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें जो भी पैसा आपने जमा करवाया रिकॉग्नाइज्ड में, पहली चीज रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड की बात नहीं हो रही। रिकॉग्नाइज्ड में जो भी पैसा जमा किया है रिटायरमेंट पे जब भी मुझे मिलेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन कंडीशन पूरी हो जाए। पहली कंडीशन है जी आपकी सर्विस जो है 5 साल की हो जानी चाहिए। आपने 5 साल तक जॉब किया है, 5 साल से पहले छोड़ दिया, 5 साल से पहले छोड़ दिया, जो अमाउंट आपको मिलेगा टैक्सेबल। ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलेगा, पैसा अगर मैं 1 साल भी जॉब करता हूं और पीएफ फंड में मेरा 1 साल का पैसा जमा है और मैं अगर आज नौकरी छोड़ दूं और मैं काम जॉब करता ही नहीं, बिल्कुल मैंने अपना काम शुरू कर दिया यार, मैंने जो मर्जी किया, अब मैं जॉब नहीं करता, तो क्या वो 1 साल का पैसा मुझे मिलेगा? मिलेगा, बट टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विस टर्मिनेशन ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सर्विस मेरी खत्म हो गई, सर्विस खत्म नहीं की, सर्विस बंदे की खत्म हो गई। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एम्प्लॉय की इल हेल्थ है, बीमार है बेचारा, इतना बीमार है कि अब वो काम ही नहीं कर सकता, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी डिजीज उसको हो गई है कि अब वो काम करने लायक ही नहीं बचा, वो कैसे काम करेगा? तो अगर उसके 5 साल पूरे नहीं भी हुए हैं तब भी अगर वो पैसा निकालता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। या फिर एम्प्लॉय, राइट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस। एम्प्लॉयर अपना बिजनेस ही बंद कर दे, अब बेचारा जॉब कहां करे? एम्प्लॉयर ने बिजनेस बंद कर दिया तो उसने कहा ठीक है, जितने साल काम किया है, 3 साल काम किया, 2 साल 4 साल, उतना जो पीएफ में पैसा जमा है निकाल लेता हूं, उसने निकाल लिया, एग्जेम्प्ट। एनी अदर रीजन बियॉन्ड द एम्प्लॉय कंट्रोल। कोई और रीजन है जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में ही नहीं है, कोई और रीजन भी हो सकता है जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो उस केस में भी, राइट, उस केस में भी अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक आपको जॉब करनी है, 5 साल के बाद उस पैसे को निकालो, आराम से एग्जेम्प्ट होगा, राइट। ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर। ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर क्या है? देखो मैंने क्या किया, मैं एम्प्लॉयर ABC के यहां काम करता था, 3 साल काम किया, 3 साल मैंने काम किया, मुझे फिर XYZ ने बड़ा अच्छा ऑफर किया, उन्होंने बोला जी 100% इंक्रीमेंट देंगे। वहां पर सैलरी कितनी है? मैंने कहा जी 10 लाख। XYZ कहता है हमारे यहां काम करो, 20 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रुपए देंगे साल का। अब बताओ मैं रुकने वाला हूं यहां पर? मैं यहाँ ABC क्या रुकने वाला हूं? किसी सूरत भी नहीं रुकूंगा, मैं तो फौरन निकल जाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है जी सर, लाओ 20 लाख आगे आपके यहां, ठीक है। अब बात आती है क्या, यहां पर 3 साल तक जो काम किया, इस 3 साल का कुछ पीएफ में पैसा जमा होगा, अब ये पैसा क्या टैक्सेबल हो जाएगा? तो यहां पर ये बोला कि अगर आप जॉब शिफ्ट कर लेते हो, जॉब चेंज कर लेते हो और इस पीएफ के पैसे को, अब ये एम्प्लॉयर में भी तो पीएफ में जमा करवाएगा, XYZ भी तो आपके पीएफ में जमा करवाएगा, तो इस पैसे को यूज मत करो, निकालो मत, इसको वहां पीएफ फंड में ट्रांसफर करा लो। तो ये ट्रांसफर फैसिलिटी होती है फ्रेंड्स, पीएफ डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन जाती है, जो आपका ये वाला एम्प्लॉयर है वो एक एप्लीकेशन इनके थ्रू सबमिट होगी
कि इनका जो पुराना पीएफ का बैलेंस है वो यहां शिफ्ट कर दिया जाए। अब हमारे यहां पीएफ मेंटेन हो रहा है, तो ये पीएफ फंड जो है ना यहां पर आ जाएगा सारा। तो वो कह रहा है इन सबको मिलाकर भी अगर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, इन दोनों को मिलाकर भी अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ देते हो और पीएफ के पैसे को निकालते हो तो भी एग्जेम्प्ट। तो मतलब जरूरी है कि एक एम्प्लॉयर के यहां ही 5 साल पूरे हो, मैं मल्टीपल एम्प्लॉयर के यहां मिला के भी 5 साल कर लेता हूं तब भी मेरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। देन फिर क्या कह रहा है, टैक्सेबिलिटी व्हेन कंडीशंस आर नॉट मेट। अगर कंडीशन नहीं मैच हुई, आपने 5 साल पहले ही निकाल लिया, तब क्या होगा, इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन आर मेट द पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड बिकम टैक्सेबल। द पोर्शन दैट वाज प्रीवियसली एग्जेम्प्ट, जो पोर्शन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो पोर्शन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 15%, पहले 3%, जब कंट्रीब्यूट किया होगा जिस साल में 3% पे मैं ऑलरेडी तभी टैक्स दे चुका हूं, 3% तो मेरी इनकम में ऐड हो चुका तभी, यानी एग्जेम्प्ट कितना हुआ 12%, तो टैक्सेबल भी अब ये 12 होगा। अगर मुझे पैसा आता है मान लो 15 लाख, तो 15 लाख क्या पूरा टैक्सेबल होगा? नहीं, इसका 3%, मान लो 3% या 3 लाख पहले ही टैक्स लग चुका, तो जो 12 लाख रुपए एम्प्लॉयर का जिस पे टैक्स नहीं लगा था, एग्जेम्प्ट हुआ था, केवल इतने पोर्शन को कंसीडर करें। ठीक है, अभी एग्जांपल आएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एक्रूड इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है जो पहले एग्जेम्प्ट हो चुका वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल, मिस्टर रोहन रिटायर्ड फ्रॉम अल्फा लिमिटेड एंड रिसीव्ड फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ बैलेंस। राइट, अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज बीच में बता दूं मैं आपको, अपनी फ्राइडे को कोई क्लास नहीं है। ठीक है, इस फ्राइडे कोई क्लास नहीं होगी, फिर उससे अगले हफ्ते कंटिन्यूशन में 3 क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, 3 या 4 क्लास और लगेंगी इसके बाद। राइट, तो कंप्लीट कर लेंगे उसमें। कंपोनेंट अमाउंट रेट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए 15% के हिसाब से, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1 लाख 15। एम्प्लॉय कहता है मैं भी उतना ही करूंगा, आप भी 15 कर रहे हो, मैं भी 15, मेरे भी सैलरी से 15 काट लो और मेरे पीएफ में जमा करा दो। इंटरेस्ट मिलता है 4 लाख रुपए 10% पर एनम के हिसाब से। राइट, मिस्टर गौरव हैज नॉट फुलफिल्ड एनी कंडीशन। अच्छा, नाम चेंज कर लेना, यहां पर मिस्टर रोहन थे, यहां पर ये गौरव हो गए, तो इनको रोहन बना लो, यहां पे इनको रोहन बना लो। मिस्टर रोहन हैज नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ द कंडीशन फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। द टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है तो अमाउंट टैक्सेबल होगा। कितना होगा जी, देखो इस 10 लाख में से 15% किया है तो इसको अलग कर लो, 3% अलग, 12% अलग। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी कितना, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 15, क्योंकि 3% पहले टैक्सेबल हो चुका जब एक कंट्रीब्यूशन किया होगा, 12% एग्जेम्प्ट हुआ था, ये 12% अब टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, टोटल इंटरेस्ट कितना आया 4 लाख का, इसमें 2 लाख किसका होगा, एम्प्लॉयर, और 2 लाख एम्प्लॉय का। तो जो एम्प्लॉयर वाला है उसको मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 9.5%, 1,90,000 रुपए, ये सैलरी में हो जाएगा। राइट, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय का भी 9.5%, आधा % एम्प्लॉय का तभी अदर सोर्सेज में हो गया होगा। राइट, 9.5% अब होगा क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो। राइट, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10, राइट, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.5, 1,90, ये कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। एम्प्लॉय का अदर सोर्सेज, एम्प्लॉयर का सैलरी में। और एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया कितना, 10 लाख का 15%, इसका कुछ करना है, इसका कुछ नहीं करना, ये एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तो कैसे कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय की सैलरी थी 1 लाख रुपए, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बोला जी 15% 15,000 रुपए मेरी सैलरी में से काट लेना और कंट्रीब्यूट कर देना, मेरे को सैलरी देना 85,000। लेकिन उस टाइम पर उसके 85,000 पे टैक्स नहीं लगा होगा, टैक्स लगा होगा 1 लाख पे। इस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलती, उस टाइम नहीं मिली होगी, तो ये अमाउंट उस टाइम एग्जेम्प्टेड था ही नहीं। जो मेरी टैक्सेबल सैलरी थी उसी में से निकाल के मैंने दिया, गवर्नमेंट ने उस टाइम इस 15,000 पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया है, तो इसीलिए अब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पैसा विड्रॉ होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स पेड सैलरी के बाद उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि एम्प्लॉयर क्या करता है, एडिशनल। अगर वो कंट्रीब्यूट ना करके मेरे को दे देता तो मेरी इनकम होती ना, उसने कंट्रीब्यूट किया तो एग्जेम्पशन मिल गई,
भाई एग्जेम्पशन मिली है तो गवर्नमेंट कह रही है 5 साल तक रोको, क्योंकि वैसे तो आइडियली ये आपको 50, 55, 60 साल के बाद मिलना चाहिए, जब आप रिटायर होगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे। ये पैसा उस टाइम के लिए है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट ने बोला आप 5 साल भी जॉब कर लेते हो तो निकाल लो, राइट। चलो जी, देन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी तक हमने बात किया रिकॉग्नाइज्ड की, कि अगर मैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता हूं तो 12% तक कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 12%, कोई दिक्कत नहीं। 12 के ऊपर करेगा तो उसी साल में ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट आएगा उस साल 9.5% तक, कोई दिक्कत नहीं। 9.5 के ऊपर आएगा उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये पैसा जब विड्रॉ होगा उस साल क्या होगा, विड्रॉल पे उन्होंने बोला भाई कम से कम 5 साल जॉब करनी है, चाहे एक एम्प्लॉयर के यहाँ करो चाहे मल्टीपल मिला के करो। कुछ जगह छूट दे दी कि भाई बीमार हो गए, बंद कर दिया, और कोई रीजन हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने अगर 5 साल से पहले भी पैसा निकाला है तो एग्जेम्प्ट। लेकिन आपने कोई रीजन नहीं है फिर भी आपने 5 साल से पहले पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर सकते हो, यस कर सकते हो। निकाल लिया, क्या होगा, टैक्सेबल। कितना, जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था। तो पहले कितना एग्जेम्प्ट हुआ होगा, 12%, बस 12% पे टैक्स लगा दो। इंटरेस्ट पहले कितना हुआ होगा, 9.5%, तो अब 9.5% पे टैक्स लगा दो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा सैलरी में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन एम्प्लॉय के पोर्शन पर जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब बात करेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, राइट। अब बात करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, कि भाई कंट्रीब्यूशन हो रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में बिजनेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर को कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। याद आ रहा होगा, एम्प्लॉयर को कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, वो पीएनएल में उस अमाउंट को डेबिट नहीं कर सकता। लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्या बोला, देखो शुरू में लगेगा मजा है, शुरू में लगेगा कुछ गड़बड़ है, बाद में ठीक हो जाएगी गड़बड़। बोल रहा है कि वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, जब तक आप जॉब में हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पूरा एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जितना मर्जी इंटरेस्ट आए पूरा एग्जेम्प्ट। कह रहा है पूरा एग्जेम्प्ट। कब, वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, जब तक आप जॉब में हो इस पैसे पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे जाओ ऐश करो, ठीक है। लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा टैक्सेबल सैलरी में, जितना आए पूरा का पूरा सैलरी में ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना आए पूरा का पूरा सैलरी में ऐड कर दो। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कह रहा है जितना आएगा अदर सोर्सेज में पूरा टैक्सेबल। मतलब जब आप कंट्रीब्यूट करोगे एग्जेम्प्ट, वो कह रहे हैं अभी ही छुएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ कंट्रीब्यूट। एम्प्लॉयर को बोला तुम्हें खर्चा नहीं मिलेगा, तुम हर साल खर्चे क्लेम नहीं करोगे इसके नाम के, कोई खर्चा नहीं, भूल जाओ। एम्प्लॉय को बोला कोई टैक्स नहीं, तुम भी भूल जाओ, सिंपल। लेकिन एम्प्लॉय को बोला बेटा जब निकालोगे तब पूरे के पूरे पे तुमसे पैसे रखवाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखो एग्जेम्प्ट है, सेम लॉजिक, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो टैक्स पेमेंट जो सैलरी की उस पर कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिला उसको, तो वो तो सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, जो कंट्रीब्यूट किया उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका, तो ये टैक्स पेमेंट के बाद वाला अमाउंट है, राइट। तो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल एज इट वाज टैक्स ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। ऑलरेडी उस पैसे पे टैक्स लग चुका है, दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल पॉइंट, नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C फॉर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर को खर्चा नहीं मिलता, एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, याद होगा 80C में बोला था जी 1.5 लाख तक आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारी लिस्ट थी, उसमें एक पीएफ भी था कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन यहां पर बोला कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अब 80C किसको मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता, ऑप्शनल में मिलता है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो जी, हाँ ये क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं। चलो, मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, बेसिक पे 90,000 है, डीए 45,000 है, बोनस 75,000 है, और एंड कमीशन है 1.5% ऑन सेल्स टर्नओवर, टर्नओवर टोटल 1.5 करोड़ की। एम्प्लॉयर हैज कंट्रीब्यूटेड 25,000 पर मंथ टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ 3.5 लाख वॉज क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10%। कंप्यूट इज इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो बेसिक पे 90,000 के हिसाब से 12 महीने की, डीए 45,000 के हिसाब से दिया हुआ है ये, राइट, 12 महीने का।
बोनस दिया है 75,000, तो फिक्स अमाउंट उठा लो। कमीशन 1.5% ऑफ सेल अमाउंट, कमीशन 1.5 करोड़ का 1.5%, 2,25,000। ग्रॉस सैलरी ये मिल गई, राइट। अब इसके अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ, इंटरेस्ट, कोई टैक्सेबल नहीं, कोई टैक्सेबल नहीं। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है। जब इसको विड्रॉ, अगर क्वेश्चन आ जाए विड्रॉल का कि इस साल विड्रॉ किया है उसने, बस पूरा का पूरा इनकम में ऐड कर देना, राइट। तो ये हो गया जी 75,000 की सेक्शन 16 आईए की डिडक्शन। 14,25,000 और 14,25,000 के ऊपर फ्रेंड्स आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लो 4। मिस्टर रोहन रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 31 जनवरी 26 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस। फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर 25-26। कह रहा है बेसिक पे 20,000 रुपये पर मंथ है फॉर 10 मंथ, राइट। बेसिक पे 20,000 फॉर 10 मंथ। 10 मंथ क्यों? क्योंकि 31 जनवरी 26 को रिटायर हो गई। 31 जनवरी 26 मतलब अप्रैल 25 से जनवरी 26 तक 10 महीने। तो वो कह रहा है 20,000 के हिसाब से 2 लाख हो गया। डीए उसको कितना मिल रहा है जी? डीए उसको मिल रहा है 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, 10,000 रुपये पर मंथ फॉर 10 मंथ, राइट। तो 10,000 रुपये पर मंथ फॉर 10 मंथ कितना हो गया जी? 1 लाख मिल रहा है। इसमें से कह रहा है 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का केस है। लमसम पेमेंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये कुछ देखना ही नहीं है 50% 10%, ये तो रिकॉग्नाइज्ड की बात थी, राइट। तो जितना भी लमसम पेमेंट मिला वो पूरा का पूरा 8 लाख ऐड कर दिया। डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट 50,000, राइट। आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर शेयर वॉज 3,10,000 एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन 60,000। एम्प्लॉय शेयर 360 एंड इंटरेस्ट उसके ऊपर 70,000। तो वो कह रहा है जो भी उसको पैसा मिला है 8 लाख रुपए, इस 8 लाख का उसने पोर्शन बताया है कि उसके अंदर 3 लाख, उसके अंदर उसने क्या है, एम्प्लॉयर का 3,10,000 का शेयर था, एम्प्लॉय का 360 का शेयर था। एम्प्लॉय ने थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 310 पे 60,000 और एम्प्लॉय पे 70,000 का इंटरेस्ट आया। तो ये सारा मिला के ऐसे 8 लाख रुपया रिसीव हुआ है। What is the taxable portion of amount received from both the unrecognized provident fund in the hands of Mr. Rohan for assessment year 26-27? अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है जी एम्प्लॉयर्स शेयर इन पेमेंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 3,10,000 टैक्सेबल, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का 60,000 पूरा टैक्सेबल 370, अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर 70,000। अब एम्प्लॉय का जो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन था 360, इस पे कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को टच भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेड है, राइट। तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फंड 4,40,000, राइट। 4,40,000 रुपए का टोटल मुझे निकालना था कि भाई कितना उसका टैक्सेबल होगा। तो जो फंड रिसीव हुआ है वो 440। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, देखो इसमें सॉल्व किया है नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप निकालो जी बेसिक पे 2 लाख, डीए 1 लाख टैक्सेबल। लेकिन जो पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 8 लाख आया उसमें से 4 लाख ये वर्किंग के साथ दिखाना है, राइट। और डिपॉजिट इन पीपीएफ क्योंकि कुछ नहीं बोला, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का केस है, इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तो इसको भूल जाओ। तो आप क्या करोगे, सैलरी में जो इनकम बनेगी 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख और ये 440, राइट। 3 और 440 740 की इनकम आएगी और उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। लेकिन उससे पहले सेक्शन 17 आईए की 75,000 रुपए की डिडक्शन भी दे दे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मल्टीपल चीजें मिल सकती है, पीएफ, ऐसी ग्रेचुटी भी मिल सकती है कि भाई जब मैं रिटायर होऊंगा तो एम्प्लॉयर मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, कुछ दे के भेजेगा कि भाई आपने इतने साल काम किया है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम आपको कुछ पैसे दे के भेजेंगे, आपको कुछ दे के भेजेंगे। मतलब रिटायरमेंट जैसे ही होता है ना, ग्रेचुटी की पेमेंट सबसे पहली आती है आपके अकाउंट में। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहली जो पेमेंट आएगी ना, बहुत जल्दी करवानी पड़ती है, राइट। सबसे पहली जो जनरली पेमेंट आएगी वो ग्रेचुटी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। अब ग्रेचुटी में भी क्या पूरा टैक्सेबल है या पूरा एग्जेम्प्ट है, या कितना टैक्सेबल है कितना एग्जेम्प्ट है, वो बात करेंगे यहां पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर क्लासेस ये पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव में लाइक जरूर कर देना, और बाद में अगर रिकॉर्डिंग देखो तो रिकॉर्डिंग पे लाइक जरूर कर देना। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे लाइव, फ्यूचर के सारे वीडियोस या फ्यूचर का कुछ भी मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, उसके नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए जी, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज ए रिटायरमेंट बेनिफिट। इट इज जनरली पेबल एट द टाइम ऑफ सीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीजन मतलब रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस,
कि भाई कितना आपने दिन साल काम किया, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट होगा। विद द एनेक्टमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 ग्रेचुटी हैज बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 आया, उसने बताया कि अगर आपके पास मिनिमम इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मिनिमम अगर आपके इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आपके ऊपर मैंडेटरी है, मतलब चॉइस नहीं है, आपको पेमेंट ग्रेचुटी का करना ही करना है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको खाली हाथ मत भेजना, कुछ दे के भेजना, राइट। चलो जी, ग्रेचुटी इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स इफ इट इज गिवन ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ जॉब। मेरी जॉब चल रही है, एम्प्लॉयर खुश हो गया, कहता है ले अभी ग्रेचुटी रख ले, मैं रिटायर नहीं हुआ, कह रहा काम करता रहे, ग्रेचुटी का अमाउंट अभी रख ले, कह रहा फुल्ली टैक्सेबल। ड्यूरिंग जॉब नहीं मिलनी चाहिए, वो कह रहा है रिटायरमेंट के लिए है, एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो रिटायरमेंट पे मिलेगी, क्योंकि रिटायरमेंट पे क्या होता है, बंदा काम नहीं करता, काम धाम होता नहीं है, राइट, और खर्चे ही खर्चे होते हैं। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बड़े सारे बेनिफिट रिटायरमेंट अमाउंट पर दिए हैं कि भाई रिटायरमेंट पे आपको अमाउंट मिलेगा, उस पर हम आपको छूट दे देंगे। लेकिन वो कह रहा है जॉब के टाइम पे दे दी, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। नाउ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ग्रेचुटी मिलेगी किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है, राइट, तो उसको ग्रेचुटी मिल रही है। या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रही है। प्राइवेट एम्प्लॉय 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होंगे, दूसरे जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होंगे, एनी अदर एम्प्लॉय, राइट। तो अभी हमने पढ़ा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मैंडेटरी है, बट उसकी लिमिट है कि मिनिमम इतने एम्प्लॉय होने चाहिए, तब आपके ऊपर लगेगा। लेकिन आपके उतने एम्प्लॉय नहीं है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन आपका एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैं फिर भी फंड में, मैं फिर भी आपको ग्रेचुटी दूंगा। क्या दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं यार, आपका एम्प्लॉय है, आप दो। तो सबको छूट दी गई। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी डिफरेंट कैलकुलेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेप्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बोल दिया जी फुल्ली एग्जेप्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि हम उतना ही देते हैं जितना एग्जेप्ट होगा, हम फालतू देते ही नहीं, हमारी कैलकुलेशन फिक्स है। लेकिन ये प्राइवेट वाले गड़बड़ कर देते हैं, ये बहुत भर के अमाउंट दे देते हैं, कई बार ये बहुत भर के अमाउंट दे देते हैं, तो हम सारा एग्जेप्ट नहीं कर सकते, हम कुछ एग्जेप्ट करेंगे एक लेवल तक, उसके बाद पे टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेप्ट, आगे लिखा है। ग्रेचुटी अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलती है तो प्राइवेट एम्प्लॉय या तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या नहीं होगा, कवर होगा तो बी, कवर नहीं होगा तो सी, ठीक है। अब तीनों केस समझ लो। पहला ए पॉइंट, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कह रहा है जी ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कुछ देखना ही नहीं, जितना अमाउंट एग्जाम में आ जाए फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर बी और सी को साथ साथ कंपेयर करके दिखाया मैंने, सो डेट आपको कंपैरिजन पता चले, क्योंकि दोनों ना एक से लगेंगे देखने में भी आपको कि दोनों में सेम कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो, पहला जो लोग कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, दूसरे एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। एनी ग्रेचुटी रिसीव्ड शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं ये 3 कैलकुलेशन है, इन 3 में कैलकुलेशन करो, जो भी सबसे कम आए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो आपको ग्रेचुटी मिली 10 लाख, इनमें सबसे कम अमाउंट आया 8 लाख, तो 8 लाख की एग्जेम्पशन ले लो, 2 लाख पे टैक्स दे दो। तो बेसिकली हम इस 8 लाख जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये करेंगे कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? देखो जी, ग्रेचुटी रिसीव्ड, पहला ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई वो बताओ। दूसरा मैक्सिमम 20 लाख, 20 लाख से ऊपर की ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगी ही नहीं, 20 लाख से ऊपर है तो टैक्स लगना ही लगना है। तीसरा 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। क्या कह रहा है? 15 दिन की सैलरी निकालो हर कंप्लीट साल के लिए, राइट। और सैलरी का मतलब होगा यहां पर लास्ट ऑन सैलरी, जो भी आपने लास्ट सैलरी निकाली है उस सैलरी को, और उसमें क्या क्या ऐड करो, बेसिक और डीए ऐड कर दो। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेशन करके दिखा। मैंने कहा जी मेरी बेसिक जो लास्ट, जब मैं रिटायर हो रहा हूं तब मेरी बेसिक जो थी वो मेरी 50,000 रुपये थी, और मेरा जो डीए था वो मेरा 10,000 रुपये था। तो मैंने कहा बस ठीक है, इसी 60,000 को पकड़ लो। मैंने कितने साल काम किया जी? मैंने 20 साल और 5 महीने काम किया। कह रहे ये मंथ अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो इस 20 को 21 बना दो। अगर ये मंथ 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो इसको 21 बना देना, 21 साल समझो। लेकिन अगर ये 6 से कम है, 5 महीने हैं, तो इस मंथ को भूल जाओ, फिर ये 20 साल।
कह रहा है 20 साल 20 ईयर आपके कंप्लीट है। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? 60,000। 60,000 की सैलरी हर महीने थी। कह रहा है हर महीने की जो आपकी सैलरी थी ना, इस सैलरी पे 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट कर लो। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 26 करना है, ये ध्यान रखना, आगे लिखा है उसमें डिवाइडेड बाई 26 कि जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पर 15 दिन की सैलरी निकालो, डिवाइड बाई 26। 4 छुट्टियां होती है क्योंकि साल की, महीने की 4 संडे ऑफ। तो उन्होंने बोला जी सीधा सा कैलकुलेशन 26, कभी 4 होंगी कभी 5 होंगी, बट हम सीधी सी कैलकुलेशन है 26 से कैलकुलेट करो आप कि 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 26 कितना आएगा जी? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 26 इक्वल्स टू 34,615। 34,615 मैं इसको राउंड करके 35 लिख लेता हूं, 35,000। तो वो कह रहा है जी देखो 35, अब इसको 20 साल की निकालो, 20 साल यानी 35,000 इंटू 20, ये कैलकुलेशन होगी। 35,000 इंटू 20 मतलब 35,000 इंटू 20 हुआ 35 मल्टीप्लाई 20 7 लाख। ये अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको। लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी का मतलब है बेसिक और डीए, सैलरी का मतलब है बेसिक और डीए दोनों ऐड करो, उस पर 15 दिन की सैलरी निकालो और उस 15 दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। और अगर इस ईयर्स में 6 महीने पार्ट ऑफ द ईयर है तो 6 महीने से ज्यादा है अगर, तो उसको फुल ईयर मान लेना, वरना इग्नोर कर देना। जैसे 5 मंथ थे तो मैंने इग्नोर कर दिया 20, राइट। तो ये आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी तीसरे पॉइंट में, राइट। तो क्या करना है फ्रेंड्स आपको? 3 कैलकुलेशन। पहला ग्रेचुटी रिसीव्ड, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, अमाउंट दिया होगा। 20 लाख, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, अमाउंट दिया होगा। ये दोनों अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको कैलकुलेट ये करना है। 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा पार्ट है उसको भी फुल ईयर मान लो, राइट। और सैलरी का मीनिंग यहां पर क्या है? बेसिक और डी। अब यहां पढ़ो राइट हैंड साइड पर क्या बोल रहा है। अगर एनी अदर केस है, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता एम्प्लॉय, तो क्या करेंगे? तो उसने बोला जी अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होगा तो ग्रेचुटी रिसीव्ड, उस केस में भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया, इन तीनों में जो मिनिमम है वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख, ये दोनों सेम है, देखो पहले दो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम। तीसरे में फर्क है, यहां पे बोला 15 डेज सैलरी, यहां पे बोला हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ मंथ सैलरी, आप बोलोगे 15 डेज और हाफ मंथ एक ही तो बात है फ्रेंड्स, फर्क है। अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। यहां आपने क्या किया था? 15 डेज के लिए 15 डिवाइडेड बाई 26, 15 डिवाइडेड बाई 26। यहां हाफ मंथ बोला है तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बस ये याद रखना। यहां 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, सीधी सैलरी को आधा कर देंगे। तो अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो यहां पर 50,000 का क्या करेंगे? इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। लेकिन अगर केस है अनरजिस्टर्ड वाला, केस है एनी अदर वाला, तो उस केस में 50,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे सीधा सीधा। तो ये ध्यान रखना, देखो बड़े कंफ्यूजन होते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। यहां मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 26, यहां डिवाइडेड बाई 2 सीधा खत्म। तो यहां 25,000 आएगा, यहां पर आएगा 25,000 और यहां का अमाउंट जो होगा वो कुछ और होगा। दूसरा फर्क देखना, यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होता है? बेसिक और डीए ऐड कर दो, लेकिन यहां सैलरी का मीनिंग कुछ और है। सैलरी हेयर मीनिंग एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट एंड इंक्लूड। कह रहा है पिछले 10 महीने की सैलरी उठाओ और उसका 10 महीने का एवरेज निकाल लो। पिछले 10 महीने की जो भी सैलरी है उसका एवरेज निकालो। तो पिछले 10 महीने की सैलरी मैंने निकाली जी, मेरी आई 10 लाख रुपए। तो वो कह रहा है बस इसको डिवाइड बाई 10 करके एवरेज सैलरी आ गई आपकी 1 लाख रुपए। ये सैलरी कंसीडर करनी है। यहां पर क्या बोला? लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी पिछली सैलरी रिटायरमेंट से पहले मिली उसी पे कैलकुलेशन कर दो। लेकिन यहां बोला नहीं, पिछली नहीं, पिछले 10 महीने का एवरेज निकालो, उस पे कैलकुलेशन करो। तो ये फर्क समझने जरूरी है फ्रेंड्स, राइट। और आगे अब सैलरी का मीनिंग क्या है? मीनिंग भी अलग है। यहां पर सैलरी में बोला बेसिक और डीए, यहां पर बोला देखो बेसिक ले लो, डीए लो इफ इट प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट। मतलब अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तब लो, वरना मत लो। जैसे पीएफ के लिए किया था, सेम जो पीएफ में मीनिंग निकला था वही मीनिंग यहां निकला है। कमीशन ऑन विच इज एक्सप्रेस्ड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब ये फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन है तो वो भी ऐड कर दो। 2 पीएफ, पहला रिकॉग्नाइज्ड, पहला एज पर, सॉरी 2 ग्रेचुटी, पहला एज पर ग्रेचुटी एक्ट ये वाला पोर्शन, दूसरा जो एज पर ग्रेचुटी एक्ट नहीं है ये वाला पोर्शन।
ये ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड वालों के लिए, ये ग्रेचुटी एक्ट में अनरजिस्टर्ड वालों। फर्क क्या है? फर्क ये है, दोनों में पहली चीज कॉमन क्या है कि दोनों में 3-3 कंडीशन दे रखी है, और दोनों में पहली 2 कंडीशन सेम कि मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करना है इन 3 का। क्या? ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख 20 लाख। तीसरा 15 डेज ऑफ सैलरी, यहां पर बोला हाफ मंथ ऑफ सैलरी, यहां पर बोला 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने से ऊपर है तो उसको पूरा मंथ मान लो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां पर लिखा है हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब अगर मेरे को 20 साल 10 महीने भी हुए तो उस 10 महीने को भूल जाओ, लेकिन यहां पर अगर मेरे को 20 साल 10 महीने हो गए तो ये 20 और 10 21 बन जाएगा। तो ये फर्क समझने हैं फ्रेंड्स, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना यही गड़बड़ होती है एग्जाम के अंदर, राइट। फिर बोला जी सैलरी का मीनिंग, सैलरी होगी यहां पर लास्ट ड्रॉन और इसके अंदर इंक्लूड करो बेसिक और डीए, और यहां पर उन्होंने बोला एवरेज निकालो पिछले 10 महीने का, और उसमें बेसिक डीए अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है तो ऐड करना, और कमीशन टर्म्स ऑफ कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो ऐड करना। यहां पर डीए चाहे फिक्स, यहां पर डीए चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से है या नहीं है, ऐड करना ही करना है। लेकिन यहां पर अगर रिटायरमेंट के हिसाब से है तब ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। जो ये कैलकुलेशन है ना 15 डिवाइड बाई 26, इसमें इंक्लूड करो बेसिक डीए, ये एक्चुअली ग्रेचुटी एक्ट में लिखी हुई है, ये ग्रेचुटी एक्ट में लिखा है। ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो इनकम टैक्स ने पता है क्या बोला? इनकम टैक्स ने सीधा बोला कि देखो आप ग्रेचुटी में रजिस्टर्ड हो, ग्रेचुटी एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होता है, तो जो ग्रेचुटी एक्ट में लिखा है आप वैसे ही कैलकुलेट कर लो, हम उतना ही अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे। ग्रेचुटी एक्ट ने जो बोला वैसे ही कैलकुलेशन कर लो, हम उतना ही अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे इसके अंदर। तो इसीलिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जो लोग कवर्ड है उसमें इनकम टैक्स अपनी दखलंदाजी नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग कवर्ड नहीं है इनकम टैक्स कहता है अब हमारे हिसाब से चलेगी। और जहां पर भी फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन में इनकम टैक्स की दिखेगी कि हाँ ये इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन है, वहां पर आपको ये 3 अमाउंट ऐसे ही दिखेंगे, बेसिक पे, डीए इफ इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये तीनों ऐसे ही दिखेंगे। पीएफ एक्ट, पीएफ वाला पोर्शन, वहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी किसने डिफाइन की? इनकम टैक्स ने। वहां रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी पीएफ एक्ट के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से डिफाइन हुई, राइट। तो इनकम टैक्स के हिसाब से हुई तो उन्होंने ये 3 चीजें इंक्लूड कर दी। लेकिन यहां पर ग्रेचुटी एक्ट ने बोल रखा है, तो ग्रेचुटी एक्ट ने बेसिक और डीए बोला, उन्होंने कहा ठीक है बेसिक और डीए एज इट इज ले लो, लेकिन यहां कुछ नहीं बोला तो यहां उन्होंने अपना डिफाइन किया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स फर्क ध्यान रखने हैं मेरे को। और देखो क्या है, अब अगर बंदा पीएफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो कुछ 1-2 चीजें और है छोटी छोटी, वो और देख लो नीचे क्या रहा है जी। इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? जहां पर सीजन में काम होता है। बहुत सारे काम, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां सीजन में काम होते हैं, सीजन आएगा तब काम शुरू होगा, सीजन बंद होते ही फैक्ट्री बंद, 2 महीने 3 महीने फैक्ट्री बंद रहेगी। सीजनल एम्प्लॉय, तो वहां पर सीजनल एम्प्लॉय काम करते हैं, सीजन पे काम करेंगे फिर नहीं करेंगे, फिर कुछ और करते हैं वो लोग, राइट। इन प्लेस ऑफ 15 डेज 7 डेज सैलरी विल बी टेकन। तो अगर वो सीजनल एम्प्लॉय का केस हो तो आपको कुछ नहीं करना, सैलरी दे रखी है 50,000 रुपए, तो नॉर्मली आप क्या करते थे? 26 डिवाइडेड बाई 15 डेज की सैलरी निकालते थे, मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 26। लेकिन अगर सीजनल है तो 50 के मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 26 करना। सीजनल हो तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, सीजनल नहीं है परमानेंट है तो 15 से मल्टीप्लाई करना है ईयरली सैलरी निकालने की। और एक पॉइंट यहां पर और बोल रहा है, हाउएवर इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, पीस रेटेड मतलब कई इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जितने पीस आप बनाओगे पर पीस आपको पेमेंट होगी, पर पीस पेमेंट होगी। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, शर्ट पे बटन लगाने होते हैं, तो एक शर्ट पे आप बटन लगाओगे आपको 10 रुपए की पेमेंट होगी, तो आप दिन में जितनी शर्ट पूरी करोगे आपको उतनी पेमेंट हो जाएगी। ये ऐसी पीस रेटेड में और बहुत सारी पैकिंग का काम होता है कि आप जितनी पैकिंग करोगे उतनी आपको पर पीस के हिसाब से पेमेंट होगी, राइट। तो पीस रेटेड एम्प्लॉय होगा। However, in case of piece rated employee, salary shall be computed on the basis of average of total wages received by them for a period of 3 months immediately preceding the termination of their employment. नॉर्मली उन्होंने क्या बोला? लास्ट ड्रॉन सैलरी, पिछली जो भी सैलरी मिली है वो। लेकिन अगर वो पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो पिछले 3 महीने की सैलरी निकाल लो। अगर वो पीस रेटेड है तो पिछले 3 महीने का एवरेज निकाल लो,
उसके हिसाब से कैलकुलेशन, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स इसके अंदर अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ना एग्जांपल जरूर कर लेना, थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वो अगर आपने अपने हाथ से नहीं किया है सॉल्व तो दिक्कत आने वाली है। सैलरी के पूरे चैप्टर में फ्रेंड्स अच्छे खासे मैंने एग्जांपल्स करीब 35-40 क्वेश्चंस कवर्ड है इसके अंदर, राइट। तो वो सारे प्लीज सॉल्व कर लेना। मैं जो मेरे को जरूरी लगेगा मैं करवाता जा रहा हूं, साथ साथ दिखाता जा रहा हूं, बट मैं फास्ट ट्रैक पे करा रहा हूं। आप लोग उनको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो जी अब इसके अंदर कुछ एक दो चीजें और है वो और करवा देता हूं। जैसे अगर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इफ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर एग्जेम्पशन विल बी अलाउड फॉर ईच एम्प्लॉयमेंट, हर एक से मिलेगी कह रहा है, बट टोटल जो एग्जेम्पशन होगी वो 20 लाख से ज्यादा नहीं जा सकती। जब भी ग्रेचुटी मिलेगी कैलकुलेशन करो वही 3 पैरामीटर, उन 3 में जो मिनिमम वो एग्जेम्प्ट, लेकिन इन एनी केस टोटल जो एग्जेम्पशन है वो सारी मिला के 20 लाख से ऊपर नहीं होगी सारे एम्प्लॉयर से, ठीक है। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर को ग्रेचुटी जनरली मिलती है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। डेथ अगर नहीं हुई है एम्प्लॉय की तो ग्रेचुटी हमेशा एम्प्लॉय को मिलेगी, लेकिन डेथ का केस है और एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी पे की है फैमिली मेंबर्स को। इफ एम्प्लॉय पास्ड अवे एंड देयर फैमिली मेंबर्स रिसीव ग्रेचुटी एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड इन नॉर्मल मैनर, नॉर्मल मैनर में वैसे ही मिलेगी। इफ द एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट बियॉन्ड द एग्जेम्पशन लिमिट विल बी टैक्स्ड एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन द हेड्स ऑफ फैमिली मेंबर। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी, एग्जेम्पशन मिलेगी बट जो टैक्स होगा वो सैलरी में ना होकर अदर सोर्सेज में होगा बस, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर मिलती है तो वो सैलरी पे जाती है, उसके फैमिली मेंबर की वो सैलरी नहीं है, उसके फैमिली मेंबर की वो एक्स्ट्रा पेमेंट है, उनकी वो अदर सोर्सेज में जाएगी। बट कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एग्जेम्पशन फॉर ग्रेचुटी इज ओनली अलाउड इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने चाहिए। अगर वैसे ही किसी को कोई ग्रेचुटी पे कर रहा है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि नॉर्मली LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपने एजेंट को ग्रेचुटी पे कर देता है, लेकिन उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। LIC एजेंट उसका एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, वो जितनी पॉलिसी सेल कराएगा उसके ऊपर उसका कमीशन है और कोई रिलेशन नहीं है। एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया एज ए ग्रेचुटी, वो कह रहा है इस ग्रेचुटी पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलनी, ये टैक्सेबल है, ये सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। इट्स इंश्योरेंस एजेंट एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इज फुली टैक्सेबल, ये फुली टैक्सेबल होगा। तो ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन लेने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, अदरवाइज कोई एग्जेम्पशन नहीं, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। इसके अंदर 2-3 कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। एक फ्रेंड्स आज का लास्ट पार्ट और करेंगे, लीव सैलरी लीव एनकैशमेंट। लीव सैलरी लीव एनकैशमेंट आज का ये लास्ट पार्ट, फिर बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को फ्रेंड्स अपनी नहीं होनी है, नेक्स्ट क्लास अपनी कब है, अब मंडे को, ठीक है। फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं हूं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना, और इस वीडियो को अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो लाइव में लाइक कर देना, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग पे भी लाइक कर सकते हो अगर आपको वाकई में ये क्लासेस पसंद आ रही है। चलिए जी फ्रेंड्स, लीव सैलरी लीव एनकैशमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, अब थोड़ा डिटेल में। क्या है लीव सैलरी? एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम हर साल काम करते हो, पूरे साल काम करते हो, बट बीच में कुछ कुछ काम भी आते होंगे, पर्सनल कुछ एंगेजमेंट होती है, कभी घर में भाई की शादी है, कभी किसी को डॉक्टर के लेके जाना है, राइट, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो उसके लिए एम्प्लॉयर ने बोला जी मैं आपको हर साल छुट्टियां दूंगा, कितनी, 40 डेज की, हर साल छुट्टी अलाउड है, आप 40 डेज की छुट्टी ले सकते हो, आप काम पे मत आओ, आपको सैलरी मिलती रहेगी। एम्प्लॉयर ने ली 10 दिन की छुट्टी, केवल कह रहा 30 दिन की छुट्टी उसने ली नहीं। एम्प्लॉय बहुत बढ़िया था, अपना बहुत ध्यान रखता था, कभी बीमार नहीं पड़ता था, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता था, कभी फैमिली को बीमार नहीं होने दिया, और रिश्तेदारी से उसका कोई लेना देना नहीं था, घूमने फिरने जाने से कोई मतलब नहीं था, कभी किसी दिन थोड़ा मोटा बीमार हो गया, 10 दिन की छुट्टी ले ली, 30 दिन की बचा ली। एम्प्लॉयर ने बोला बहुत बढ़िया, तूने 30 दिन मेरे लिए फालतू काम किया, इस 30 दिन की सैलरी ले ले, एक्स्ट्रा सैलरी ले ले 30 दिन की। तो दिस सैलरी इज कॉल्ड लीव सैलरी। यही सैलरी फ्रेंड्स लीव सैलरी है, लीव के बदले में सैलरी मिल रही है, लीव सैलरी। इसी को हम लीव एनकैशमेंट भी बोलते हैं, लीव एनकैशमेंट, लीव को एनकैश करा लिया, लीव के बदले पैसा ले लिया, लीव एनकैशमेंट। सेक्शन 10(10)(a). जब भी सेक्शन 10 की बात आएगी एग्जेम्पशन की बात हो रही है, एग्जेम्पशन। लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस, एनी लीव सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय व्हाइल दे आर स्टिल इन सर्विस फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(1). अगर मुझे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर कुछ लीव सैलरी पे कर देता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं जॉब कर रहा हूं, ड्यूरिंग जॉब साल पूरा हो गया,
एम्प्लॉयर ने देखा 30 दिन की आपकी 30 दिन की छुट्टियां बच गई, आपने ली नहीं, अगले महीने की जो सैलरी आई 30 दिन की सैलरी उसमें ऐड करके सैलरी के साथ ही भेज दिया। दिस इज पेमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई भी पेमेंट आएगी वो फुल्ली टैक्सेबल। ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। अगर रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो बेनिफिट मिलेगा, कितना हम बताएंगे, राइट। लीव सैलरी एट रिटायरमेंट इफ एम्प्लॉय रिसीव लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन दे मे क्वालिफाई फॉर एन एग्जेम्पशन 10(10)AA। रिटायरमेंट के टाइम पर एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। वो कह रहे हैं हम उतनी देते हैं जितनी एग्जेम्पशन होती है। हम एग्जेम्पशन जितनी होती है ना, नॉर्मली सबको मिलती है, हम पेमेंट ही उतना करते हैं, हम फालतू करते ही नहीं पेमेंट, इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव 7 लाख, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में कह रहा है ये 4 कैलकुलेशन करो और इन 4 में जो सबसे कम होगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा? इन 4 में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा। तो मेरे को सैलरी मिली, लीव सैलरी 10 लाख रुपए, इन चारों में सबसे कम अमाउंट आया 7 लाख का, मेरे को मिले 10 लाख, लेकिन इन चारों पे मैंने कैलकुलेशन किया, जो मिनिमम अमाउंट था वो 7 लाख का था, तो 7 लाख एग्जेम्प्ट, 3 लाख रुपए मेरी सैलरी में टैक्सेबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब ये कौन कौन से हैं 4 समझ लो। पहला कह रहा है जी 25 लाख। दूसरा एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, कितना रिसीव हुआ एक्चुअल? 25 लाख, एक्चुअल 10 लाख, तो ये 10 लाख, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन सी और डी में करनी है कि जी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इंटू 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकाल लो। पिछले 10 महीने में आपको क्या सैलरी मिली उसको डिवाइड बाई 10 करके सैलरी निकाल लो और उसको 10 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है ये अमाउंट निकालो। और चौथा अमाउंट निकालो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, सेम जैसे ऊपर निकाली। कह रहा है लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकालो और देखो जी लीव एट क्रेडिट कितना है। लीव एट क्रेडिट मतलब बची हुई लीव कितनी है, बची हुई लीव, अनअवेल्ड लीव, राइट। तो लास्ट 10 महीने की सैलरी को जितनी भी बची हुई लीव है उससे मल्टीप्लाई कर दो और ये निकालो। उसने कहा ये 4 अमाउंट कैलकुलेट करो, इन 4 अमाउंट पे जो भी मिनिमम आएगा वो एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल, राइट। यहां पर कैलकुलेशन ऑफ लीव एट क्रेडिट, लीव एट क्रेडिट का मतलब क्या है? बची हुई लीव। बची हुई लीव मतलब कितना आपका एंटाइटलमेंट था, मतलब आपकी कितनी लीव बनती थी, उसमें से लेस लीव अवेल्ड, आपने कितनी लीव अवेल कर ली, कुछ लीव आपने ली भी होंगी तो वो आपने अवेल कर ली, लेस लीव एनकैश, हो सकता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपने कुछ लीव एनकैश करा ली हो, ड्यूरिंग जॉब आपने एम्प्लॉयर को बोला हो जी सर इतनी छुट्टी पड़ी है ना, इसमें से इतनी मेरी पे कर दो, तो वो कह रहा है वो भी हटा दो। तो जो रिटायरमेंट के टाइम पर छुट्टियां बच गई, कह रहा वो छुट्टियां उठा लो बस, और उस छुट्टी को लास्ट 10 मंथ की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। देखो जी, वाइल कंप्यूटिंग लीव एंड एंटाइटलमेंट मैक्सिमम लीव अलाउड शैल बी 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कह रहा है जब भी लीव एनकैशमेंट की बात करोगे ना तो उसकी कैलकुलेशन करते टाइम एम्प्लॉयर ने अगर 30 से ज्यादा दिए हैं तो हम 30 ही दिन कैलकुलेशन में लेंगे, 30 से ऊपर लेंगे ही नहीं। एम्प्लॉयर बोलता है जी 2 महीने की छुट्टी अलाउड है हर साल, हम लॉ बोल रहा है हम 2 नहीं, हम तो 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तुम 2 महीने की छुट्टी दो, लेकिन हम कैलकुलेशन 1 महीने के हिसाब से करेंगे। हम ये मानेंगे कि एंटाइटलमेंट 1 महीने का था, हम ये मानेंगे एंटाइटलमेंट 1 महीने का था। अगर 1 महीने से कम था तो कम ले लो, 1 महीने से ज्यादा था तो 1 महीना लो। अभी आगे आएगा, देखो ये क्वेश्चन क्लियर, ये पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ठीक है। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है, वही 3 चीजें, बेसिक, डीए इफ इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जहां पर भी इनकम टैक्स सैलरी को डिफाइन कर रहा है वहां पर ये 3 चीजें इंक्लूड होगी। पीएफ में आपने देखा ये 3 चीजें इंक्लूडेड थी। ग्रेचुटी में जो अनरजिस्टर्ड वाला, अनरिकॉग्नाइज्ड वाला था, उसमें ये 3 चीजें इंक्लूडेड थी क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने डिफाइन किया। सेम लीव एनकैशमेंट में भी इनकम टैक्स डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसका मीनिंग क्या है, ये वाला। तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा, लेकिन जहां पर एक्ट ने डिफाइन किया, रेस्पेक्टिव एक्ट ने, जैसे ग्रेचुटी रजिस्टर्ड वालों के केस में ग्रेचुटी एक्ट ने लिख दिया कि बेसिक और डीए बस, और चाहे डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है तब भी ले लो, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं ऐसा कुछ, उसने बोला सीधा बेसिक और डीए बस, तो जो भी बेसिक और डीए ले लो, राइट। अब यहां पर लीव सैलरी पेड बाय मल्टीपल एम्प्लॉयर, कह रहा है मल्टीपल एम्प्लॉयर लेते हैं तो, कह रहा मल्टीपल एम्प्लॉयर देते हैं तो ठीक है, लेकिन टोटल एग्जेम्पशन 25 लाख से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 25 से ऊपर मिल ही नहीं सकती,
सारी जिंदगी में 25 से ऊपर नहीं मिलेगी, राइट। और दूसरा, लीव सैलरी पेड टू लीगल एयर्स, मतलब लीगल एयर्स मतलब मेरे कोई आगे के लीगल एयर जिनको मैं नॉमिनेट कर चुका हूं, जो मेरे लीगल एयर्स है कि मेरे बाद ये मालिक, राइट, उनके हाथ में फुली एग्जेम्प्ट है, उनके हाथ में, क्योंकि लीगल एयर्स को जनरली कब मिलती है, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। रिटायरमेंट बेनिफिट की जितनी भी पेमेंट है सब एम्प्लॉय को मिलेंगी, वो फैमिली को तभी मिलती है फ्रेंड्स जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अगर मिलती है तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी करेंगे। और अगर एम्प्लॉय को नहीं मिलती, एम्प्लॉय के लीगल एयर्स फैमिली मेंबर को मिलती है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है टैक्स से, राइट। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक, इसमें जितना भी मैंने बताया ना सब आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में सब आ जाएगा। देखो जी, मिस्टर रोहर इज रिटायर्ड फ्रॉम गंगा लिमिटेड 10/11/25, ध्यान देना 10/11/25, तो सैलरी मेरी कब तक आई होगी, 10 नवंबर 2025 तक मेरी सैलरी आई होगी। आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 ईयर्स 10 मंथ्स, 20 साल 10 महीने काम किया है। एम्प्लॉयर हैज पेड हिम लीव सैलरी 5 लाख रुपए की उसे लीव सैलरी मिली है। एम्प्लॉय वॉज एंटाइटल फॉर 2 मंथ्स लीव सैलरी पर ईयर, वो 2 महीने की हर साल लीव ले सकता था, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है हम तो 1 ही महीना कंसीडर करेंगे, तो इसको 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ड्यूरिंग एंटायर सर्विस ही हैज अवेल्ड 6 मंथ्स लीव एंड एनकैश्ड 7 मंथ लीव, 6 महीने की उसने लीव अवेल कर ली, छुट्टी पर गया, और 7 महीने 20 साल में 6 महीने की उसने छुट्टियां ले ली, और 7 महीने उसने एम्प्लॉयर को बोला ड्यूरिंग जॉब कि मेरे को पे कर दो, सो 7 महीने का पेमेंट ले चुका। तो यानी कि 20 साल की जॉब में, 20 साल की जॉब में, राइट, 20 साल की जॉब में क्या करना है उसको। अच्छा एक चीज है, देखो 20 साल 10 महीने है, क्या 10 महीने को कंसीडर करना है, क्या 10 महीने को कंसीडर करना है, पढ़ लो। देखो यहां पर लिखा हुआ है 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ द ईयर शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, 10 महीने को कंसीडर नहीं करना फ्रेंड्स, कंप्लीट ईयर लेने हैं, तो यहां पर आपको केवल 20 साल कंसीडर करने हैं। 20 साल में ऑलरेडी वो 6 महीने की लीव ले चुका, 20 साल में 20 महीने काउंट होंगे, एम्प्लॉयर दे रहा है 2 महीने, लेकिन हमें 1 महीना लेना है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है 1 महीना, तो 20 महीने की लीव बनती है उसकी इनकम टैक्स के हिसाब से। अब 6 महीने उसने ऑलरेडी ले ली, 7 महीने उसने एनकैश करा दिए, तो बचे कितने, 13 महीने। तो सारी कैलकुलेशन हम 13 महीने पे करेंगे। अब आगे आ जाओ, सॉरी 7 और 6 13, 7 महीने बचे, 7 महीने बचे, सारी कैलकुलेशन 7 महीने से करेंगे, 13 महीने तो उसने खत्म कर दिए। अब इफ एम्प्लॉय वॉज गेटिंग बेसिक पे 27,000 पर मंथ बट इट वॉज इंक्रीज टू 33,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/25, यानी कि 30 जून 2025 तक उसकी सैलरी कितनी थी, 27,000, यानी पहले 3 महीने 27,000 इस साल की अगर बात करूं, और उसके बाद 9 महीने उसकी सैलरी कितनी थी, 33,000। 9 महीने नहीं, बेसिकली 10 नवंबर तक उसकी सैलरी 33,000 रही होगी। ही वॉज गेटिंग DA 9,000 पर मंथ बट वॉज इंक्रीज 12,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025, 1/7/2025 तक, यानी पहले 3 महीने उसका जो DA मिला होगा वो 9,000, और उसके बाद 12,000 हो गया। 50% DA कह रहा है पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा, यानी 50% पे मेरे को रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने हैं। अब कह रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 26-27। देखो जी, बेसिक पे 27,000 इंटू 3, पहले 3 महीने 27,000, और उसके बाद 10 नवंबर को उसने जॉब छोड़ दिया, रिटायर हो गया, तो अप्रैल मई जून की 3 महीने की 27,000 के हिसाब से, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने की 33,000 के हिसाब से, 33,000 इंटू 4, और 10 नवंबर को हुआ तो 33,000 के हिसाब से 10 दिन की और निकालोगे, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 30, ये टोटल उसकी बेसिक पे होगी जो इस साल टैक्स। सेम DA 3 महीने का 9,000 के हिसाब से, फिर अगले 4 महीने 12,000, और फिर 10 दिन का और 12,000 के हिसाब से 79,000। लीव सैलरी की कैलकुलेशन, लीव सैलरी उसे मिली 5 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा कैलकुलेशन लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, राइट। अब एवरेज सैलरी देखो नीचे कैलकुलेट की हुई है, एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, कब से कब तक की, 10 जनवरी से 10/11/24, इसको ना 24 की जगह 25 कर लेना फ्रेंड्स, ये 25 कर लो, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, इसको 25 कर लेना, ये टाइपो एरर है, रह गया। पिछले साल के नोट्स में चेंज करता हूं नॉर्मली, पिछले साल जो यूज किए सारे वो चेंज हो जाते हैं इस बार, तो कहीं कहीं कभी बार डेट रह जाती है चेंज होने से, राइट। तो इसको 25 कर लेना कि 11 जनवरी 25 से 10 नवंबर 25 तक एवरेज सैलरी उसकी 10 महीने की निकालनी है, 10 महीने की सैलरी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, देखो 10 महीने की सैलरी 11 नवंबर 25 से 10 नवंबर को वो रिटायर हुआ है, राइट। 11 जनवरी से 10 नवंबर को रिटायर हुआ है, 10 महीने, तो 11 जनवरी की पहले सैलरी, 11 जनवरी की 20 दिन की सैलरी निकालोगे, जनवरी के 20 दिन,
11 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो 27,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 30, पहले जनवरी की सैलरी निकल आई। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने 27,000 के हिसाब से सैलरी, 30 जून तक 27,000 थी सैलरी, तो ये लो जी 27,000 5 महीने। फिर उसके बाद 1 जुलाई से सैलरी बढ़ गई, 33,000 हो गई, तो 4 महीने की 33,000, और फिर 10 दिन, अब कौन से 10 दिन नवंबर के, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 30, तो ये सारी कैलकुलेशन करके आएगा 296। ऐसे ही सेम डीए निकालोगे, सेम डीए 45,000 4500 रुपए पहले जनवरी का, राइट, पुराने रेट पर, उसके बाद बढ़ जाएगा 6,000 से निकालेंगे, राइट, तो ये 51,500 टोटल फ्रेंड्स आपका आएगा 296 प्लस 51,500 347,500। 347,500 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो 34,750 रुपए लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आ गई। अब आ जाओ ऊपर वापस क्वेश्चन में, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 10 करो, 347, मेरा तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन मेरी क्या थी, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाई लीव एट क्रेडिट, राइट, देख लो ऊपर लीव एनकैशमेंट ये लिखा है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ मल्टीप्लाइड बाई लीव एट क्रेडिट, लीव एट क्रेडिट। अब लीव एट क्रेडिट मेरे कितने हैं जी, 7 महीने के, कैसे निकले हैं देखो यहां पर भी दिखाया है, लीव एंटाइटलमेंट 1 मंथ पर मंथ के हिसाब से 20 साल का 20 महीने, लीव अवेल्ड कर ली 6 महीने की, एनकैश कर ली 7 महीने की, लीव एट क्रेडिट 7 महीना, तो 34,750 को 7 से मल्टीप्लाई किया 243, इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 243,500, मिला 5 लाख, एग्जेम्प्ट होगा 243, 256 टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये 256 ले लिया, राइट, 256 ले लिया, ये लो जी आ गया सैलरी 559, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दो चैप्टर 16 आईए की, 484 की सैलरी बची, अब 484 पे टैक्स लगा दो, 87 है, 12 लाख के अंदर इनकम है, नॉर्मल इनकम है, 12 लाख के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 60,000 रुपए तक छूट मिल जाती है, राइट, एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, टैक्स लायबिलिटी 0, राइट फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ये क्या था, ये था अपना लीव सैलरी, मैं रिपीट कर देता हूं, लीव सैलरी, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मुझे फ्रेंड्स कुछ भी मिलता है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर मुझे सैलरी मिल रही है, लीव सैलरी, वो टैक्सेबल है। अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली मुझे, कब मिली, मुझे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, मुझे कब मिली, मुझे रिटायरमेंट के बाद मिली, तो रिटायरमेंट के बाद 4 क्राइटेरिया दे दिए, रिटायरमेंट के बाद 4 क्राइटेरिया लिख दिए, राइट, पहला 25 लाख रुपए बताया जी, इतना एग्जेम्प्ट करेंगे, कितना, इन चारों में जो मिनिमम होगा, पहला 25 लाख, दूसरा जो एक्चुअल रिसीव होगी, तीसरा लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज निकाल लो, उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, चौथा लास्ट एवरेज सैलरी निकालो 10 महीने की, उसको मल्टीप्लाई करो लीव एट क्रेडिट, जितने भी महीने की लीव बची उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 अमाउंट कैलकुलेट करो, इन चारों में जो मिनिमम आए उसको एग्जेम्प्ट करा दो, बैलेंस टैक्सेबल, क्वेश्चन हमने अभी अभी कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ फ्रेंड्स अपना आज की क्लास कंप्लीट होती है। कुछ डाउट है तो आप वो चैट बॉक्स में पूछ लो, नहीं डाउट है बाद में आता है, अगली क्लास में पूछ लेना। लेकिन फ्रेंड्स मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस मल्टीपल अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैंने इसके अंदर दे रखे हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरी तो लिखाओगे लेकिन प्रैक्टिस में बड़ी दिक्कत आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, टाइम लग जाएगा, राइट। और एग्जाम में फ्रेंड्स अपने पास टाइम नहीं होता, उसी की शॉर्टेज होती है, इसीलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस की है उतने कम टाइम में आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर की सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। क्लास को फ्रेंड्स यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।